हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। मैं रजत जैन आप लोगों के सामने मौजूद हूं और ये एक खास लेक्चर है क्योंकि देखो, नंबर वन, हम लोग सीए फाइनल की क्लासेस लेकर आ गए हैं जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि ये पहला लेक्चर है तो मैं टाइम पास बिल्कुल नहीं करूंगा। रीज़न बीइंग कि आप लोग ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं कॉस्टिंग के बारे में एंड ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट सपोज टू बी डिस्कस्ड। वॉट इज सपोज टू बी डिस्कस्ड इज कि अपने को आगे पढ़ना कैसे है, क्या करना है, एग्जाम कैसे देना है, अप्रोच क्या होनी चाहिए। और क्योंकि इसमें केस स्टडीज बहुत सारी आती हैं तो अपना फोकस, राइट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट विद द राइट वर्ड अप्रोच शुड बी देयर। कलर्ड किताबें मिल जाएंगी, हैंड रिटन फॉर्मेट में होंगी, केस स्टडी के लिए अलग से डाइजेस्ट दे देंगे, बुकलेट दे देंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है जिसके लिए एक सेपरेट वीडियो होगी, उसमें सब बता रखा होगा आपको क्या क्या डिलीवरेबल्स मिलने वाले हैं और प्लस ये कोर्स कैसे मूव ऑन करने वाला है। बट सिंस दिस इज लेक्चर वन, आई थिंक we should focus totally on the conceptual understanding part of it, and without wasting any time, like you being professionals and me being a professional, we should directly shift our focus towards what the contents of the classes. एंड बिना कुछ ज़्यादा समय बर्बाद किए हुए अपने को सबसे पहली चीज़ क्या डिस्कस करनी है कि स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है क्या, एंड कॉस्ट मैनेजमेंट वर्ड या कॉस्टिंग वर्ड और स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में डिफरेंस क्या है। अब हर कोई बोलेगा कि सर ये तो बेसिक बेसिक बात है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, कुछ फ्यूचरिस्टिक होगा, कुछ प्रेजेंट प्रेजेंट वाला हो रहा है, एक छोटी सोच होगी, एक दूर की सोच होगी, ऐसा कुछ 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 तो होगा। बट देन कीपिंग दोज थिंग्स इंटैक्ट, राइट, अपने कैसे और बेहतर तरीके से समझे कि अपने को वो नॉलेज बेस मिले भी और वो लोग भी, अपने लोग भी समझ भी पाए कि क्या किस तरह से पोजीशन किया जाता है, प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, कस्टमर क्या चाहता है, क्या मिलता है, क्या बेचा जाता है, क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, और कॉस्टिंग का किधर कितना यूटिलिटी है। क्योंकि कॉस्टिंग का यूटिलिटी हर जगह है इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशंस, यस, बट कॉस्टिंग का यूटिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट थिंग्स डिफरेंट वेज में आता है। अब मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा एंड आई थिंक आप लोगों को, मुझे लगता है कि ये बात सारी समझ में आ जाएगी once you start concentrating on what we are going to do. Okay, so welcome, I Rajat Jain, who is like CA, CS, CMS, ESA, DISA, whatever it is, ठीक है। ये सब कुछ होने के बावजूद इंपॉर्टेंट बात सिर्फ और सिर्फ ये रहेगी कि हम आप तक कितना पहुंचा पाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों को साइड में रखना, मेरे प्रोफाइल को साइड में रखना, मेरे पास्ट अचीवमेंट्स को साइड में रखना, पास्ट कितने रैंक आए होंगे, मेरी एडवाइस कितनी जगह लगी होगी, कितने लोगों को फायदा हुआ, इंटरमीडिएट में पीछे पढ़ाया, जब फाउंडेशन में कुछ पढ़ाया तब, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी शुरुआत अफ्रेश है, राइट, एंड आपके साथ में जो हमारा डिस्कशन होगा वो टोटली कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड ही रहेगा। प्लस आप, मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्रेजेंटेशन से, अब क्योंकि इस सब्जेक्ट में थ्योरी एलिमेंट बहुत है जो कि मैं थ्योरी नहीं मानता, दैट इज एडवाइजरी एलिमेंट, तो वो जो एडवाइजरी एलिमेंट है ना वो पक्का हो पाएगा अगर आपके जो कॉन्सेप्ट है वो सुदृढ़ता के साथ में आपको पढ़ाया जाए। कोशिश रहेगी मेरी कि मैं आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट जो है उसी तरह से समझा पाऊँ जिस तरह से मैं चाहता हूँ कि आप समझ, ठीक है। तो इस क्लास को बहुत फोकस करके पढ़िएगा और फिर मुझे अपडेट देना, और तो क्या, और इसके भला उसके अलावा कुछ करते भी गए हम। अच्छा, ज़रा देखिएगा, हम बोल रहे हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट क्लासेस है और जितना भी मेरा क्लासेस रहेगा सब आईसीआई मटेरियल फोकस्ड रहेगा। सो आईसीआई मटेरियल फोकस्ड ऐसे मतलब हम बीच बीच में आईसीआई के मटेरियल को भी देखेंगे, हम आपको एक समरी मटेरियल साथ में देंगे हमारी ओर से, ठीक है ना। वो समरी मटेरियल क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा फटाफट से रिकैप्चर करने में, क्योंकि अगर मैं आपको वही का वही मटेरियल दोबारा चिपका दूंगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा। हमारा एक क्वेश्चन बैंक भी रहेगा। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, हम जब आईसीआई से पढ़ा देंगे तो अपने समरी मटेरियल में अगर अपने को कुछ एडिटिंग चाहिए या कुछ वर्ड्स के बारे में चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो वो अपने वहाँ लिख लेंगे, ठीक है ना, या वहाँ पे अपने कुछ अटैच कर देंगे, बुक मार्क्स लगा लेंगे, ठीक है ना, सिंपल सिंपल तरीके से। तो थोड़ा बहुत पेन पेपर पे मतलब अपनी अलग से कॉपी जो है वो तो प्रैक्टिकल के लिए बनेगी ही बनेगी, थोड़ा थियोरेटिकल एलिमेंट के लिए अपने कहीं कहीं जगह पे लिखना पड़ेगा, तो विल डू अ क्रॉस रेफरेंस थिंग। तो सबसे पहले जब अपनी कॉपी बनाएंगे तो कॉपी को भी पेज नंबर जरूर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बुक में तो पेज नंबर ऑफकोर्स रहेगा ही रहेगा, कॉपी में अगर पेज नंबर रहेगा तो हमारे को ये सहूलियत रहेगी कि आप बता सकते हैं कि जो भी कॉन्सेप्ट आपने, कोई चीज़ अगर अपने कॉपी में करवाई है और हमारी बुक में समरी है, तो हम क्या करेंगे, उस कॉन्सेप्ट के लिए हम पेज नंबर रेफरेंस दे देंगे क्रॉस में, ठीक है ना, बुक्स में। तो आई थिंक दैट वुड बी मच मच मोर रेलेवेंट, एंड मुझे लगता है कि उससे ना आपका काम बहुत अच्छे से बन भी पाएगा। तो मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बहुत ही होशियारी भरे टॉपिक हम करने वाले हैं और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। तो बीच बीच में, जैसे अभी आज जो क्लास हो रही है वो एक नॉन स्मार्ट बोर्ड एलिमेंट पे हो रही है, एक डायरेक्ट प्रेजेंटेशन मॉडल पे हो रही है, जहाँ पे मैं सहारा ले रहा हूँ अपने कंप्यूटर का। एट टाइम्स आई वुड गो टू द टच बोर्ड, टीचिंग बोर्ड, और उधर से भी पढ़ाऊंगा, राइट। सो ये क्लासेस जो है ना वो मिक्स एंड मैच चलती रहेंगी,
as per the taste of the topic and as per the requirement of the topic, because I have to be very very dynamic to let things reach out to you and you also have to be equally dynamic to take things up. So क्या है ना, क्लास में इंटरेस्ट बना रहे, बोरियत कभी हो नहीं, वैसे तो होती नहीं है, जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन होता है वहाँ कभी बोरियत नहीं होती. क्लास की लेंथ हम 1.5 से 2 घंटे के भीतर ही रखेंगे हमेशा, ठीक है. दैट वुड बी अ प्रो बोनो थिंग. मतलब फर्स्ट थिंग कि भाई ये तो अपने को सबसे पहले ध्यान रखना है कि क्लासेस की जो लेंथ है ना वो डिफाइंड रखेंगे और उसको बहुत लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि लंबी क्लासेस जब होती हैं तो क्या होता है ना, कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक होता है. इट्स बेटर कि नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा और अदर देन एक ही क्लास नंबर चलता रहे. आइडियली 150 घंटे में सब कुछ हो जाना चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा घंटे लगते हैं तो हो सकता है. मेरा भी पहला बैच है और मैं अपनी बेस्ट ऑफ द नॉलेज के साथ में, बेस्ट ऑफ द एफर्ट्स के साथ में सब कुछ पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है वो इस चीज़ को उस तरह से एक्नॉलेज करते हुए पढ़ेंगे. सो लेट्स से ऑन अ वेरी डिफेंसिव साइड आई वुड से कि इट इज़ लाइक 150 to 180 आवर्स, ठीक है ना. तो 30 घंटे ऊपर नीचे हो सकता है. दैट इज प्लस माइनस स्टैंडर्ड वेरिएंस दैट वी मे एक्सपीरियंस व्हेन वी आर गोइंग थ्रू द टॉपिक्स. ओके, तो ऐसे मटेरियल फोकस क्लासेस रहेंगी. मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको मटेरियल बाद में अलग से जाके पढ़ना है. तो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ICAI की बुक से पढ़े, ICAI को अपने मटेरियल से बहुत प्यार है, वो सारी चीज़ें बहुत है. मैं बोलूँगा हम उसी को कराएंगे, उसी का लैंग्वेज ही, उसमें भी कोई ट्वीक नहीं करेंगे, उसको ही आप तक पहुंचाएंगे. हाँ, सॉल्यूशंस जब हम कराएंगे तो हम बेटर वर्किंग नोट्स और बेटर प्रेजेंटेशन और बेटर चीज़ों पे ध्यान देंगे ज़रूर, और कोई भी गलत चीज़ तो नहीं सीखेंगे ऑफ कोर्स. लेकिन अगर जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी कि ICAI और हमारे बीच में डिस्प्यूट है, और अगर वो डिस्प्यूट अंडरस्टैंडिंग का है, कोई अजम्पशन का है, तो हम ICAI को प्रिवेल कराएंगे और हम अपनी भी चीज़ सीखेंगे. रीज़न बिंग देखो क्या होता है, मैं आपको बोल दूंगा कि देखो ये चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए, बट अल्टीमेटली सी ICAI इज कंडक्टिंग एन एग्जामिनेशन, right? And at that point of time opinions may clash between two people, and that has happened by far in the past as well. But what we need to do and understand is that see ICAI is a system, और सिस्टम के अंदर चेंजेस आने में टाइम लगते हैं, और वो चेंजेस जब तक इनकॉर्पोरेट होंगे अपना अटेम्प्ट तो चला जाएगा. तो इट्स बेटर कि अपने समझे कि हाँ, प्रोफेशनल लाइफ में तो मुझे वैसे भी सब कुछ नया नया वापस ही पढ़ना है. कौन सा तुम जो टैक्स लॉ अभी पढ़ोगे वही टैक्स लॉ प्रिवेल करेगा जब आप CA बन के निकल भी जाएंगे, राइट? देयर वुड बी चेंजेस. और उसके बाद हो सकता है कभी कभी लैंडमार्क चेंजेस आ जाए. जब हम लोग वैट पढ़ के निकले तो हमने थोड़ी ही सोचा था GST आ जाएगा. बात तो करते थे हम भी तब भी कि GST आएगा, GST आएगा, GST आएगा. अभी तो हम वैट पढ़े जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारे टाइम तो नहीं आया. सिमिलरली जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो अभी जो आप पढ़ रहे हो और जो बाद में आप करोगे ऑब्वियसली उसमें बहुत सारा टन्स ऑफ इंप्रूवमेंट होगा. तो बेटर क्या है, अभी अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग मोल्ड होते हुए सिस्टम के हिसाब से भी निकल ले कहीं पे भी, ठीक है ना. सो ऐसी कहीं पे भी जगह जहाँ डिस्प्यूट आएगी मैं दोनों ओपिनियन दूंगा, मेरा भी ICAI का भी, लेकिन हम ICAI को प्रिवेल कराएंगे बाय डिफॉल्ट, ठीक है. अनलेस एंड अनटिल आई से सो कि भाई ये वाला जो एरर है ये क्लैरिकल नेचर की एरर है, या ये वो एरर है जिसको बोलते हैं जिसपे कॉरिजेंडम ICAI रिलीज कर देगा बाद में जाकर के. तो ऐसे केसेस में अपने वो गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना. बाकी गलतियां अपने बराबर साथ में उस टाइम पे मान के कर लेंगे कि चलो ठीक है. इट्स जस्ट लाइक दैट कि भाई अपने को पता है सिचुएशन सही नहीं है या अपने ऐसा आंसर दे रहे, बट वी नो दैट दिस इज नॉट द ट्रू केस, ओके. एंड गिवन द फैक्ट इन फ्यूचर इफ वी नीड टू एडवाइस समबडी और इफ वी नीड टू डू समथिंग, we will be able to do so in the best of our knowledge rather than the best of the knowledge in the book. So that has to be understood, that maturity level has to come to us before even we start, right? So even in any dispute position I would want you to be very very certain about this fact कि अपने कहीं पे भी अपने thought process को limit नहीं कर रहे, लेकिन अपने उस thought process को ये maturity का element दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है, ऐसा करते हैं, करते होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अपने अभी ये वाली बात चलने दो, लेट इट बी, ओके. इस बात का ध्यान रखेंगे. काफी बार ऐसी चीजें आती है. प्लस एक राइट अप्रोच रखेंगे और रिपीटेड एक्सपर्टीज होगा करेक्ट एरियाज पे. सारे एरियाज टेस्टेबल कभी भी नहीं होते हैं एग्जामिनेशन में, सारी चीजें हमेशा कभी नहीं पूछी जाती हैं. तो किस समय क्या ज्यादा रेलेवेंट है और क्या इंपॉर्टेंट है वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा. प्लस ये जो क्लासेस रहेंगी ना, इसके अंदर कभी भी जैसे भाई जो भी जिस ड्यूरेशन का लेगा क्लासेस, उसको जब जो जैसा जैसा अमेंडमेंट्स आएगा ना वो प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसको विदाउट अ डाउट कोई प्रॉब्लम में आने का ज़रूरत नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स जस्ट लुक एंड टू द इंट्रोडक्शन. मेरे को इंट्रोडक्शन से समझाना है आपको वर्ड के मीनिंग क्या है, और मैं आपको बताता हूँ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट अगर बात कर रहे हैं आज, इफ वी टॉक अबाउट इट टुडे, अगर हम बोल रहे हैं कि दिस इज टुडेज थिंग, तो ऑब्वियसली देयर वाज समथिंग दैट वाज देयर येस्टरडे, और उसको क्या बोलेंगे, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट. पुराने कॉस्ट मैनेजमेंट को क्या बोलेंगे, ट्रेडिशनल. बोले स्ट्रैटेजिक आया कब, इंस्टीट्यूट ने तो अभी मर्जी करी है स्ट्रैटेजिक डालने की, उससे पहले तो मर्जी करी नहीं थी. तो जब से आया है तब से बोल दो पुराना ट्रेडिशनल हो गया, मतलब पुराने जो पढ़ते आ रहे थे वो ट्रेडिशनल कर दिया और अब इसे स्ट्रैटेजिक कर दिया. आई हैव वेरी टू सिंपल एग्जांपल्स ना, मतलब very very simple examples in front of your eyes on your screen, right? And here are they. There are two chocolates given here, और मैं बताऊं दोनों मेरे को पसंद है. In fact
मेरे को क्या पसंद है, मतलब लोगों को पसंद होती है ना, मैं कौन होता हूँ जिसको पसंद होगी चॉकलेट, है ना, ठीक है, हु एम आई, बुल्ला की जाना मैं कौन। ये है स्विस चॉकलेट, स्विस जो चॉकलेट्स के लिए माना भी जाता है, और ये अपना इंडियन, मतलब इंडिया मैन्युफैक्चर्ड है, ठीक है ना, वो मैन्युफैक्चर भी स्विस में ही होता है, स्विट्जरलैंड में ही मैन्युफैक्चर होता है। दिस इज लिंट, ठीक है ना, वो डी साइलेंट है, और वो ऐसा ही होता है ना, मतलब ये नाम पढ़ते हैं तो अपने को ऐसा लगता है कि ओह हो क्या बात है, मतलब हाँ, मतलब नाम के अलग से पैसे होते हैं इसमें, समझ रहे हो। हाँ, जैसे 45 रुपये 450 में से तो सिर्फ नाम नाम के होंगे, ओके, या फिर आप बोलो कि सारे पैसे ही नाम के। अब समझना, मैं ना ऐसा नहीं कह रहा कि दिस इज अ वेरी इक्वल कंपैरिजन, और भाई कॉस्टिंग में ये भाई साहब इसको स्टैंडर्ड को इस पे लाओ, इसको इस पे लाओ, कुछ नहीं, ठीक है ना। लेट्स कीप इट वेरी वेरी सिंपल। आंखें जो देखती हैं वो विजुअलाइज करो बस, 100 ग्राम 60 ग्राम, ठीक है। अब आप बोलोगे कि 60 बाई 100 करके, सर 100 बाई 60 करके नीचे करके इसका प्राइस 70 की जगह इतना आता, तो वो कर सकते हैं, कैलकुलेटर उठाइए कर लीजिए, नो इश्यूज एट ऑल, ठीक है। 100 बाई 60 इंटू 70 कर लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, राइट। What I want you to appreciate is the fact that this is Dairy Milk Silk, this is just 70 rupees, ठीक है ना। अब आप बोलोगे ये कोई जस्ट नहीं है सर, हाँ, इतना तो महीने में आर्टिकल शिप का स्टाइपेंड पेट्रोल पे खर्च करने के बाद शायद कभी कभी बचता है, राइट। सो दिस इज वे टू मच, बट let's be focused on the fact that this is just 70 rupees as compared to what Lindt Excellence 70% डार्क कोकोआ चॉकलेट, है ना, और ये कितने का है, 450 रुपया। अब अगर 450 रुपये को मैं कन्वर्ट करूँ 70 रुपये के हिसाब से, और अपने 100 ग्राम को उसको 70 पे लाए कि उसको 100 पे लेके जाए, कंपैरिजन में मिनिमम 300 रुपये का अंतर तो आ ही जाए। और ये बात बहुत बड़ी बात है कि समझना, प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे 300 रुपये का गैप है, ऑब्वियसली, मतलब ट्रेडिशनल कॉस्टिंग जो ये सिखाती थी कि भाई पैसा कैसे भी कम कर लो, अपनी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट कम ले आओ ताकि अपने बेस्ट प्राइस पे दे पाए एंड वी रिमेन कॉम्पिटिटिव। डू वी रियली थिंक दैट इज द एस्पेक्ट जहाँ पे हम लोग फोकस्ड है, या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि एक स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग नाम की कोई चीज़ होती है, समझ रहे हो, स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग नाम की कोई चीज़ होती है। जैसे मैं जो भी क्लासेस दे रहा हूँ, ठीक है ना, तो मेरा रेट एक्स है, कोई हो सकता है कि उससे एक्स माइनस 60% पे भी देता हो, और कोई एक्स प्लस 30% पे भी देता हो। तो हर कोई जन अपने आप को पोजीशन करता है कि नहीं करता, कि उसको कौन से ऑडियंस को, उसको कैसे लोगों को, और उसको क्या क्वालिटी का आइटम देना है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट दैट फैक्ट कि भाई अपने किसी भी तरह से कॉस्ट कम कर दी और अपने खुशी मना लिए। 450 रुपये की चॉकलेट बिक रही है और वो भी लोग खा रहे हैं और बोल रहे वाह, और 70 रुपये की चॉकलेट भी बिक रही है, वो भी लोग खा रहे हैं और वो बोल रहे वाह। दोनों का टारगेट सेगमेंट अलग अलग होगा, दोनों का टारगेट सेगमेंट अलग अलग होगा। इसका टारगेट सेगमेंट कुछ और है और इसका टारगेट सेगमेंट कुछ और है। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजाइज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। ऑफ कोर्स व्हेन वी टॉक अबाउट दिस चॉकलेट, दिस वुड बी मोर क्वालिटी फोकस्ड, ठीक है ना, दिस वुड बी मोर क्वालिटी फोकस्ड। और ये जो होगा वो बहुत ज़्यादा वैल्यू फोकस्ड होगा कि भाई किसी भी तरह से कस्टमर को सही सही वैल्यू मिल जाए, कि हाँ मैं इतना पैसा खर्च रहा हूँ, उस हिसाब से इतनी साइज़ की चॉकलेट मिल गई, इतना मेरे को टेस्ट आ गया, इतना स्वाद आ गया, मजे करो। तो 450 रुपये और 70 रुपये ऑब्वियसली, ठीक है, देयर इज अ मैसिव ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंस दैट वी वुड नॉट हैव एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर चॉकलेट। यार कम ऑन, मतलब आप कभी भी ऐसा नहीं सोचोगे कि यार चॉकलेट में इतना डिफरेंस हो सकता है। But then this is what is taught by strategic cost management, that people don't buy products, right, just because they are lowly priced. They buy product for their strategic value. सही बात है ना, हाँ, राइट। तो जो लोग लिंट प्रेफर कर रहे हैं एज अ चॉकलेट, they have an approach and opinion, right, that is not equal to what people consuming silk would have, ठीक है, सही बात है ना। तो हर ब्रांड का या हर तरीके से अपने आप को पोजीशन करना हर किसी के लिए, ठीक है ना, डिफरेंट तरीका ही रहेगा, और हर किसी की पोजीशनिंग बहुत अलग अलग ही रहेगी। स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट पहला लेसन यही देता है कि भूल जाओ कि सस्ता बनाना और सस्ता बेचना ही सही एलिमेंट है। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट वाज फोकस्ड टुवर्ड्स दैट, एंड ऑफ कोर्स पीपल जो होते हैं ना, समझना क्यों आते हैं कॉन्सेप्ट, हम अल्टीमेटली कहाँ तक पहुँचते हैं, हम अल्टीमेटली बिजनेस तक पहुँच जाते हैं। और बिजनेस कैसे चलता है, बिजनेस चलता है कस्टमर से। तो कस्टमर का क्या डिमांड है उस हिसाब से बिजनेस बनता है, और उसी के बाद उसकी स्टडीज बनती है, ठीक है ना। दिस इज रिवर्स, राइट, मतलब अप्लाई पहले होता है और उसके बाद स्टडीज आती है, ऐसा होता है, ठीक है ना। बिजनेस में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप स्टडी पहले करते हैं और अप्लाई बाद में करते हैं, ऐसा नहीं होता है। business gets applied as per what is required by the customer, or what is prospectively, what could prospectively be required by the customer is applied in the business, then there are studies to it,
राइट। तो पहले शुरुआत में जब कंज्यूमरिज्म नया मतलब कंज्यूमरिज्म आया, थोड़ा बहुत लोग थोड़े बहुत ऐसा हुआ है, 2-3 ब्रांड ही थे, लिमिटेड थे, तो लोगों में सस्ते सस्ते का चीज़ चला। लेकिन बाद में जैसे जैसे क्लासेस होने लगी, क्लासेस और मासेस में गैप आने लगे, डिविजन्स आने लगे, तब लोगों को समझ में आने लगा कि यार हम लोगों को अलग डिफाइन होने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए, हम लोगों को अलग से दिखने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए, कई लोगों को क्वालिटी एलिमेंट चाहिए, राइट। तो वो सारी चीजें भी डिफरेंशिएट होने लगी। जब मार्केट में ऑफर्स डिफरेंशिएटेड होने लगे तो कॉस्टिंग का टेक्निक भी डिफरेंशिएटेड हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज एट सर्टेन प्लेस कॉस्ट वुड मैटर अ लॉट एंड एट सर्टेन प्लेस कॉस्ट वुड नॉट मैटर अ लॉट। ठीक है, टाटा पंच गाड़ी को कॉस्ट मैनेजमेंट का बहुत जरूरत है, राइट। और वहां पे वर्ड कॉस्ट कटिंग आप कई जगह पे सुनोगे, लेकिन क्या रेंज रोवर में सुन लेंगे? विच इज द सेम, मतलब मैं बोलूंगा कि सेम मदरहुड से आती है वो गाड़ियां, ठीक है तो सब टाटा की ना, टाटा ग्रुप का ही JLR भी है, जैगवार एंड लैंड रोवर। एंड इफ यू टॉक अबाउट रेंज रोवर बीइंग द लग्जरी, मोस्ट लग्जरी सेगमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर जोन, उस पूरे ग्रुप का, क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि वहां पे वर्ड यूज होता होगा कॉस्ट कटिंग? कि यार यहाँ कॉस्ट काटने के लिए ना यहाँ प्लास्टिक डाल दिया यार, ठीक है, फाइन लेदर नहीं डाला? ऐसा हो सकता है कि लेदर अपॉल्स्ट्री नहीं दी, ठीक है ना, नॉर्मल रेक्सीन सीट्स दे दी, जस्ट बिकॉज उनको कॉस्ट कटिंग करना था? कैन दे यूज द वर्ड कॉस्ट कटिंग देयर? नो, नॉट एट ऑल। तो हर किसी का अपना स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग होता है और उसके हिसाब से उसका कॉस्टिंग मैनेजमेंट होता है। तो दिस सब्जेक्ट नीडेड अ रेनोवेशन, और ये बात बिल्कुल ठीक है, राइट। तो इसमें ऑब्वियसली विद सर्टेन बिट ऑफ टाइम टीचर्स भी रेनोवेट हो गए, मार्केट भी रेनोवेट हो गया, स्टूडेंट्स भी रेनोवेट हो गए, और सब लोग अपने अपने तरीके से इसमें धारणाएं बनाने लगे कि पता नहीं कौन सा टीचर कैसा सूट करेगा। ठीक है, मैं पिछले 2-2.5 साल से सिर्फ ना मैं मार्केट में आया नहीं, ठीक है, और मेरे को कब से मन था ये पढ़ाने का, ठीक है ना, लेकिन मैं इस मार्केट में इसलिए नहीं जम किया बिकॉज मेरे को पहले तो रिसर्च और स्टडी करना था अपना। क्योंकि जब तक अपना रिसर्च एकदम सॉलिड नहीं हो जाए ना, क्या मैं बोलूँ यार बच्चे को मैं आज कुछ एक्स्ट्रा बता के आया हूँ, तब तक ना मन नहीं करता है, ऐसा लगता है कि यार ठीक है ना, अपने मतलब अपने क्या ही तीर मार लिए, राइट। सो दिस वॉज नॉट अ ट्राई एंड फेल और अ ट्रायल एंड एरर थिंग। आई हैड टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट आई वाज टीचिंग, सो आई टुक माई टाइम, आई डिड माई रिसर्च, ठीक है। बहुत सारा कंटेंट मिला मुझे, बहुत सारा कंटेंट, और मैं आपको ना वो सब कंटेंट भी शेयर करूंगा जिससे ना आपकी प्रोस्पेक्टिव केस स्टडीज आ सकती है। मैंने ऐसे कई कंटेंट एक्सप्लोर करे लंदन से भी, ठीक है ना, और सीमा लंदन, CIMA लंदन, एंड USA के अंदर भी CMA US जो चलता है, उधर से भी काफ़ी सारी चीज़ें मुझे ऐसी मिली जो आप लोगों के लिए बहुत काम की होंगी। तो मैं जब वहाँ से भी केस स्टडीज़ आपको कराऊंगा, आई एम वेरी वेरी श्योर दैट यू आर गोइंग टू हैव अ फन टाइम, एज वेल एज आप लोगों को ना वो एग्जाम में क्या आ सकता है ना, उसके लिए भी बहुत आपके चैलेंजेस जो है ना वो कम हो जाएंगे। सीखने वाली बात इसमें बहुत सारी है, और आप अगर सिर्फ सीखने की तरफ फोकस देना तो आप आराम से आंसर लिख लेंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो मैं सब चीज़ों का यूज़ कर लेता हूँ, मैं सब वो वर्ड्स भी यूज़ कर लेता हूँ जो आपकी किताबों में आने वाले हैं, बट आपको आइडिया नहीं होने देता हूँ कि ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। अल्टीमेटली व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग थिंग्स वो हो जाएगा, तो चिंता नहीं करनी है। क्लास आज बहुत लंबी भी नहीं रखूंगा बिकॉज मेरे को ऐसा नहीं करना है। अच्छा देखो, दूसरी बात, वैल्यू टू कस्टमर जो है ना वो एक डिफरेंट परसेप्शन है, और कॉस्ट डिफरेंट परसेप्शन, ठीक है ना। वैल्यू फील होती है हमेशा, राइट। नाउ से फॉर एग्जांपल आई एम वेयरिंग अ टी शर्ट, ठीक है ना, जो कि ब्रांडेड है, ठीक है। अब ब्रांडेड टी शर्ट पहनने का मेरा मोटिव जो होगा वो क्या सोच के होगा, मतलब इट वुड बी रिलेटेड टू कि भाई मेरा क्या इमेज बन रहा है पब्लिक के अंदर, राइट, होगा ऐसा। प्लस मैं जब प्रेजेंट करूँ खुद को तो पीपल विल असाइन वैल्यू टू माई नेम एज वेल, यार अच्छा ऐसा कुछ कर रखा है, ऐसा तो होगा, तो यानी मेरा कॉस्ट बेसिस पे प्रिंसिपल नहीं जा रहा है कभी भी, ठीक है ना। मैं कभी भी ये नहीं डिटरमाइन करूंगा कि ये चीज़ बना कितने में है, बहुत सिंपल सी बात है, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। मैं कभी भी ये डिटरमाइन करने नहीं जाऊंगा कि ये बनता कितने रुपए का होगा। अल्टीमेटली मैं ये सोचूंगा कि इसका डिज़ाइन एलिमेंट क्या है, इसकी ब्रांडिंग की क्या वैल्यू है, और उस चीज़ से क्या चलता है, मेरे को उससे वैल्यू निकलेगा, राइट, मेरे को उससे वैल्यू निकलेगा। यानी अल्टीमेटली वैल्यू टू द कस्टमर इज परसेप्शन बेस्ड, इट्स नेवर कॉस्ट बेस्ड, ठीक है ना, राइट। डायमंड का जीरो वैल्यू है, ठीक है ना, आइडियली डायमंड हैज अ जीरो वैल्यू। जस्ट अ मोमेंट, there's a disturbing call here. Okay, just a small bit of hassle and I think we have sorted it. Okay, just listen to me very very carefully right now. तो वैल्यू टू द कस्टमर इज परसेप्शन बेस्ड नॉट कॉस्ट बेस्ड। तो बोलते हैं हीरा है सदा के लिए। अभी मैं हीरे की अंगूठी लेके बैठा हूँ, ठीक है ना। इसमें क्या होता है ना, इसमें भी बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे सेटिंग स्टोन भी होता है। मैंने ज्वेलरी में ऑडिट बहुत किया यार, और वैसे भी अब तो खरीदते खरीदते भी बहुत पता चलने लग गया। तो एक होता है सेटिंग स्टोन, एक होता है सॉलिटेयर। तो दिस इज अ सॉलिटेयर, मतलब सॉलिटेयर मतलब एक सिंगल हीरे का पीस जो कि साइज में बड़ा हो,
राइट। अब वो बोलते हैं कि सॉलिटेयर जो होते हैं ना वो क्वाइट एक्सपेंसिव होते हैं एज कम्पेयर टू सेटिंग स्टोन। तो जो लोग कस्टमर लोग सॉलिटेयर ले रहा है, क्या वो कॉस्ट कॉन्शियस होगा क्या? थिंक अबाउट इट, राइट। क्या जो कस्टमर सॉलिटेयर पे जा रहा है वो क्या कॉस्ट कॉन्शियस होगा? जो कस्टमर फरारी लेना चाहता है क्या वो कॉस्ट कॉन्शियस होगा? जो कस्टमर क्या ये लेना चाहता है, अब जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मैं एक वीडियो देख रहा था, दिस इज फ्रॉम मोटर ऑक्टेन, रचित हिरानी, ठीक है ना। तो आई वॉज चेकिंग आउट कि मर्सिडीज ई क्लास में और BMW जो 5 सीरीज है उन दोनों के बीच में गैप्स क्या है, ठीक है ना। मतलब लेट मी जस्ट कंपेयर। तो ही वॉज ड्राइविंग द कार BMW एंड ही सेड दैट आफ्टर एंटरिंग इनटू मर्सिडीज फील्स लाइक क्वाइट गुड, ठीक है ना, दिखने वाइज, लुक वाइज एंड लग्जरी वाइज। बट देन अगेन ही वाज सेइंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि यहाँ पे लुक और लग्जरी और एक्स्ट्रा फीचर से नहीं जज करते कार को, ठीक है ना। सब जने का अपना ओपिनियन होगा उस वाले मार्केट में या उस वाले जोन में, हर किसी का अपना ओपिनियन होगा और वो ओपिनियन से कार लेता है। वो इसलिए नहीं लेता है कि उसको मर्क में ज्यादा फीचर मिल रहा है कि BMW में ज्यादा फीचर मिल रहा है, वो ऐसा नहीं लेगा, ठीक है ना। वो सेगमेंट का कस्टमर ऐसा रिएक्ट नहीं करता। क्या सर आप जो पढ़ा रहे हो वो सिर्फ इसी सेगमेंट से रिलेटेड बातें करोगे? मैंने कहा नहीं, हम जो पढ़ा रहे हैं वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ कॉस्ट मैनेजमेंट की आइडियोलॉजी चेंज होगी, कहाँ नहीं होगी, कहाँ ट्रेडिशनल वाली आइडियोलॉजी ठीक है, ये समझना है हमें, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे फोकस जो है वो इस तरफ है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स लगेंगे। जो बेसिक सिर्फ कॉस्ट कैलकुलेशन का काम है वो तो हमने सीखा है, लेकिन कॉस्ट मैनेजमेंट में जो बेसिक कॉस्ट कैलकुलेशन है या बेसिक कॉस्ट कटिंग है जिसको डिस्कस किया जाता है, या बोलते हैं कि किसी तरह से कॉस्ट रिडक्शन पे जाओ, वो जरूरी नहीं है कि वो टाइट एलिमेंट जरूरी हो। कभी कभी ज्यादा महंगा होना ज्यादा फायदेमंद होता है। कॉस्ट ज्यादा लगाई लेकिन प्राइस भी उतना ही चार्ज कर लिया तो क्या दिक्कत है? ठीक है। तो कंपनी के पास अलग अलग चॉइसेस रहेंगे। इट कुड बी लाइक दिस कि भाई अपने कॉस्ट रिड्यूस करे जितना पॉसिबल हो सके, एंड इट कुड बी लाइक दिस कि भाई मैं क्या करूं, मैं प्रोडक्ट्स में और क्लासीनेस ऐड करूं, मैं और क्लास ऐड करूं और चार्ज करूं, और उसके लिए कॉस्ट ज़्यादा लगेगा बट देन रिजल्टेंट मनी ज़्यादा ले लूंगा। तो अपने को कॉस्ट केयरफुलनेस समझनी है, ठीक है ना। कॉस्ट केयरफुलनेस मतलब कि अगर मैं X रुपीस इसमें डालने वाला हूं तो क्या मैं सिर्फ वैल्यू एडिशन कर पाऊंगा कि नहीं। अगर मेरा कॉन्सेप्ट सिर्फ यहां तक क्लियर है ना तो बात खत्म हो जाए। इतना ही क्लैरिटी चाहिए कि मैं जितना भी कॉस्ट का खर्चा करूंगा एक्स्ट्रा, उससे एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन ला सकता हूं या नहीं ला सकता। अगर नहीं ला सकता तो कॉस्ट बेकार है, ठीक है ना। और अगर मैं ला सकता हूं तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं ये कभी नहीं सोचूंगा कि ये और सस्ते में कैसे होगा या और कॉस्ट कैसे रिड्यूस कर दूं। मेरे को मतलब होगा इस चीज से कि मैं क्या ला कर दे सकता, ठीक है ना। हाँ ऑफ कोर्स अगर मुझे सेगमेंट्स अलग अलग डील करने हैं तो कई जगह पे मैं उन सेगमेंट्स को भी टच करूंगा जहाँ पे कॉस्ट रिड्यूस कर सकूं, कई जगह पे नहीं करूंगा उनको टच, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक आइडियोलॉजी। कॉस्ट इज वन ऑफ द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स फॉर प्राइस, और मैं बोलता हूं इज वन यानी जस्ट वन फैक्टर, ठीक है। कॉस्ट इज जस्ट वन ऑफ द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स फॉर प्राइस। मतलब यू कैन नेवर से दैट कि भाई कॉस्ट जो है वो बहुत बड़ा डिटरमाइनिंग फैक्टर है प्राइस का, ऐसा कभी भी नहीं होता है। कॉस्ट इज जस्ट वन फैक्टर, ओके। तो अगर आप कॉस्ट के बेसिस पे चीजें ले रहे हैं तो इट इज जस्ट वन ऑफ द, इट कैन नेवर बी द ओनली और द सोल डिसाइडिंग फैक्टर, ओके। कस्टमर डज नॉट जस्ट सिलेक्ट ऑन व्हाट इज चीप एंड व्हाट इज डियर, ये तो ध्यान रखने वाली बात ही है। अच्छा एक और एग्जांपल यहाँ पे मैंने डाला है, एंड दिस इज अ न्यूज आर्टिकल ऑफ कोर्स, ठीक है, रिटन बाय जितेंद्र सिंह, प्रॉब्ली जनवरी 23 2020 का है। सो वी हैव बीन रिसर्चिंग ऑन दिस सब्जेक्ट सिंस देन, मतलब और भी पुराने टाइम से मैं इसका कंटेंट भी डेवलप कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। सो दिस इज द लेटेस्ट स्टफ अबाउट एप्पल ऑल्सो, ठीक है। दिस इज BC पीरियड, दैट इज बिफोर कोरोना, ठीक है ना, बिफोर कोरोना टाइम्स की बात हो रही है, ठीक है ना। हाँ और अभी AC पीरियड भी आएंगे, मतलब आफ्टर कोरोना होपफुली, जब थर्ड वेव सेटल हो जाएगी उसके बाद ये ओमनिक्रॉन वाला जो प्रॉब्लम है वो निकल जाएगा तब। अच्छा सुनिएगा क्या लिखा है। Apple has gradually improved its iPhone shipments in India in 2019 compared to the previous year, shipping close to 1.9 million smartphones, almost a lakh more than what it did in 2018। और आप देख सकते हैं कि जब अब iPhone 13 आया तो वो पूरा का पूरा ओवरबुक था अभी तक। इनफैक्ट मैंने iPhone 13 ऑर्डर करा था, मुझे मिला नहीं, ठीक है ना, क्योंकि मैं जब तक प्रोडक्ट देखता नहीं मैं ऑर्डर नहीं करना चाहता था। तो मेरे को जब देख के लगा कि हाँ समझ में आ गया, उसके रिव्यूज़ भी समझ में आ गए, तो प्री बुक नहीं किया था। उसके बाद जब मैं ऑर्डर करने गया तो मिला ही नहीं। वाइफ को पिंक कलर चाहिए था, पिंक तो मतलब मार्केट में पता नहीं कौन ले गया, ठीक है ना। पिंक तो ऐसा लग रहा है चोरी हो गया, पूरा स्टॉक ही नहीं है, राइट।
तो आईफोन जब मेरे को लेना था तो वाइफ को पिंक चाहिए था, मुझे सिल्वर चाहिए था, तो दोनों को ही नहीं मिला, तो मैं तो आईफोन 12 प्रो ले आया, वो 12 प्रो जो भी था, ठीक है ना, जो भी उसमें बेस्ट 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 था वो ले आया। हाँ, और मैंने कहा अब 13 जाने दो, बाद में देखेंगे, 14 ले लेंगे या फिर ठीक है प्री बुक करा के जैसा भी है, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं ले ही नहीं पाया। तो अभी तो ये हालत है। तो आप समझ जाओ, अगर कॉस्ट ही सिर्फ डिटरमाइनिंग फैक्टर होता प्राइस का, या सिर्फ कॉस्ट कॉस्ट से ही मतलब होता, तो बात ही क्या थी, ठीक है। तो इसका मतलब स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है, राइट, स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स ड्राइव कॉस्ट, ऑफ कोर्स भाई, जैसा स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव है उस अनुसार कॉस्ट होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कॉज गुड कॉस्ट, जो कॉस्ट है वो गुड कॉज में लगे, ठीक है ना, तो आपको फायदा होगा ही होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? मतलब अगर आपने कॉस्ट क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए लगाई है, अब टारगेट सेगमेंट आपका वो है जिसको क्वालिटी से मतलब है, और अपना क्वालिटी इंप्रूवमेंट में कॉस्ट लगाई है, लोग उसकी इज्जत करेंगे, ठीक है, लोग उसकी इज्जत करेंगे, लोग उसको खरीदेंगे, और ये क्लासिक एग्जाम्पल आपके सामने ही है, ठीक है ना। ग्रेट। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट का जो फोकस था, कॉस्ट कंट्रोल पे, कॉस्ट रिडक्शन। सर क्या ये जो आप पढ़ा रहे हो, जिस चीज़ से पढ़ा रहे हो, ये हमें मिल जाएगा? मैंने कहा नहीं, उसकी जगह पे जो हमारे हैंड रिटन समरी होगी ना पूरी, उसमें सब कुछ होगा, राइट, सो डोंट वरी, वो वहाँ से मिल जाएगा। और जहाँ जहाँ पे थ्योरी चैप्टर्स रहेंगे, जैसे ये थोड़ा थ्योरी एलिमेंट है, तो थ्योरी एलिमेंट का कुछ कुछ डेटा हम रिलीज कर देंगे, ठीक है ना, जितना आप लोगों के लिए रेलिवेंट है, तो दैट यू विल बी हैविंग इन योर पीडीएफ फॉर्म, और अगर आपको कभी मन करे तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। आइडियली मैं बोलूँ तो कभी भी क्लास के अंदर जब कोई भी वाइड डिस्कशन होता है और फाइनली जब हम कंक्लूड करते हैं, तो आपको रेलेवेंट एलिमेंट्स माइंड में होने चाहिए। इट शुड नेवर बी लाइक दैट कि वो पीडीएफ मेरे को दोबारा देखना पड़ेगा, दोबारा समझना पड़ेगा, राइट, बिकॉज सीए कोर्स ऐसा है कि जो ना आपको इतना टाइम लेने के लिए अलाउ नहीं करता है। So time is a very critical resource and we have to utilize it very very judiciously. खैर, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो किस पे फोकस करता है? कॉस्ट कंट्रोल पे, कॉस्ट रिडक्शन पे। और ये आपने थोड़ा बहुत देखा भी होगा, जब आप पढ़ भी रहे थे तो वो आपको ऐसी चीज़ें बताते थे कि अगर हम ऐसा कर लें, एक ऑब्जेक्ट बी लिया है, ये लिया है, तो कॉस्ट कम हो जाएगी, तो आप मुझे बताओ बेटर कॉस्ट ऑल्टरनेटिव कैसा है? तो हम लोग बोलते थे कि हमें बी चूज़ कर देना चाहिए, क्यों? इसमें बस खर्चा कम हो रहा है, दैट्स इट। वहाँ कोई बात नहीं होती थी डिफेक्ट कितना आएगा, कस्टमर को क्वालिटी का क्या है, यहाँ पे क्या है, किस तरह से। यहाँ पे वो सारी बातें भी होंगी। तो अब हम जब पढ़ेंगे ना, तो हम वो सारे इश्यूज को उठा के पढ़ेंगे हमारे सम्स के भीतर भी, राइट। या जब भी डिस्कशन होगा तो इस तरह से डिस्कशन होगा कि रेवेन्यू पे क्या इंपैक्ट है, चीज़ों पे क्या इंपैक्ट है, क्वालिटी के क्या कॉस्ट होते हैं, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी ऐसी भी चीज़ पढ़ेंगे, और कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी ऐसा भी चीज़ पढ़ेंगे। मतलब मज़ा आएगा यार ये सब पढ़ने में। यही तो चीज़ सीखने की होती है, राइट। सो फाइनली इंस्टीट्यूट हैज लेड आउट अ कोर्स, finally the institute has laid out a curriculum that is in line with what is required in the industry, right, and at least cost management नाम की चीज़ इंटरेस्टिंग तो हो, नहीं तो कैलकुलेशन तो कंप्यूटर कर देते हैं। एडवाइस एलिमेंट कहाँ पे ये समझेंगे कि कॉस्ट यहाँ पे बढ़ा दें क्या, तो और फायदा भी हो सकता है, कॉस्ट बढ़ा के फायदा हो सकता है, हाँ हो सकता है, कॉस्ट इंक्रीज करके फायदा हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, किसने मना कर दिया? ओके, सो क्वालिटी, कस्टमर एक्सपेक्टेशंस बेस्ड ऑन अकाउंटिंग डेटा, इंटरनल फोकस, ये सारी चीज़ें रहती थी, तो है ना, मतलब क्वालिटी पे तो ध्यान रहता नहीं, ठीक है। कस्टमर एक्सपेक्टेशंस जो थी उन पे भी इतना सब ध्यान नहीं रहता था। मेनली किस पे बेस्ड था? अकाउंटिंग डेटा पे बेस्ड था, इंटरनल फोकस था, वॉल्यूम बेसिस जो थे ना, वॉल्यूम बेस्ड कॉस्ट ड्राइवर्स थे, भाई कितने वॉल्यूम पे क्या हो रहा है, दैट्स इट, राइट। उनके कॉस्ट ड्राइवर्स एक्सपेक्टेशन बेस्ड नहीं थे, राइट। अब समझना, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट आपको सिखाता है कि भाई आपको अपनी स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग क्या है आपकी, उसके अनुसार आपके कॉस्ट ड्राइवर का एनालिसिस, और उसके अनुसार आपका वैल्यू चेन का एनालिसिस। अभी आप बोलोगे कि ये 3 टॉपिक सर हम कैसे समझेंगे, तो मैं आपको सब डिटेल में समझाऊंगा, फिर वापस से कोरिलेट करेंगे। लेकिन अभी तक पीछे क्या पढ़ा वो एक बार वापस से एक बार जरूर देख लेते। पीछे से अभी तक हमने सिर्फ इतना जस्टिफाई करा है कि कॉस्ट जो है ना, वो एक सोल डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं है प्राइस तय करने के लिए, वो एक सोल डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं है ये डिसाइड करने के लिए कि आपका बिजनेस चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। अगर मैंने हाई चार्ज कर लिया तो ओ माय गॉड ये तो पाप हो गया, या मेरी चीज़ अगर हाई कॉस्ट में बन रही है तो मेरे से पाप हो गया, ऐसा भी नहीं है। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग हैज़ अ परसेप्शन वैल्यू। तो आप देख सकते हैं जैसा कि आपके सब कुछ सामने है, मैंने आपको बताया कि सबके टारगेट सेगमेंट्स अलग हो सकते हैं, दोनों के बीच में 300 रुपये का गैप था, मैं मिटाते भी जा रहा हूँ साथ साथ, ताकि आप लोगों को वापस वो एरिया दिख जाए, इसके लिए तो रिवर्स अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और ज़रा देखेंगे इधर, value to the customer is always what? Perception based and it is not cost based, and hence we need a shift in our understanding। हमारे थॉट प्रोसेस में चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। आजकल लोगों की जो रिक्वायरमेंट है ना वो चेंज हो गई,
पहले ना लोग ऐसे नहीं सोचा करते थे जैसे हम आज सोच, ठीक है, पहले के जो थॉट प्रोसेस थे वो ऐसे नहीं है। तो अल्टीमेटली एवरीथिंग इज अ बिहेवियरल साइंस। आप ह्यूमन बिहेवियर सीखते हो तो आपको बहुत सारा कुछ पता चलता है, बिजनेसेस में क्या करना है, आगे क्या चलेगा, कैसी नीड्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, so it says cost is one of the determining factors of price, and I again emphasize it is just one factor, right, for determining price. There are lot many factors. तो मैं बोल रहा हूँ स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स कॉस्ट को ड्राइव तो करते हैं, और अगर आपको लगता है कि और एक्स्ट्रा कॉस्ट लग सकती है बट इट विल बी फॉर अ गुड कॉज, आप उस कॉस्ट को लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले क्या था, पहले ना ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा करना ही इट वॉज अ टैबू, ठीक है ना। मतलब हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग हमें बोलती थी कि नहीं 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 नहीं, अरे यार तू क्या कर रहा है, खर्चा बढ़ाएगा। राइट। तो स्ट्रैटेजिकली आपको खुद को कैसे पोजीशन करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। काफी बार आप सस्ते में बहुत अच्छा पोजीशन कर सकते हैं, नो इश्यूज, वी एप्रिशिएट इट। कभी कभी नहीं कर सकते तो नहीं करना चाहिए, ठीक है, समझाएंगे अभी सब कुछ। मैं आपको ना ये तीनों टर्म्स ना बाद में कोरिलेट करूंगा, तो अभी एकदम जल्दी मत रहना कि सर स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के नीचे यही तीन बात क्यों की है, मैं वो भी समझाऊंगा ऐसा ही क्यों किया है। लेकिन अगेन आई वांट यू टू पहले एक बार एक एक चीज समझें। स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग, अब स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग क्या होती है बेसिकली, कि आपकी कॉस्ट इस पे डिपेंड करती है कि आप खुद को पोजीशन कहाँ करना चाहते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं डिसाइड कर लूँ कि भाई मुझे लग्जरी एंड में ही कार बेचना है, मुझे लग्जरी ब्रांडिंग में ही जाना है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, मेरी जो कॉस्ट डिपेंड करेगी वो किस पे डिपेंड करेगी, कि मैंने कौन से टारगेट मार्केट को सेटिस्फाई करने के बारे में सोचा है, ठीक है ना। मैं कौन से लेवल की कस्टमर सर्विस देना चाहता हूँ, मेरे कॉम्पिटिटर्स क्या रेट पे प्राइस कर रहे हैं, मेरा कस्टमर कैसा है, और प्रोडक्ट की क्वालिटी का क्या डिमांड है। तीन चार बातें आएंगी, मेरे को कैसा कस्टमर को चाहिए, उसको क्वालिटी कैसा देना है, उसको सर्विस कैसी देनी है, और मेरा कंपटीशन उसके आसपास प्राइस क्या रख रहा है। तो मेरी जितनी भी अंडर कटिंग होगी ना वो कंपटीशन से रिलेटेड होगी। मेरी कभी भी अंडर कटिंग ऐसे नहीं होगी कि यार मारुति में एक्सेल जो है वो 15,000 रुपये में लग जाता है, तो BMW में भी एक्सेल ना 15,000 रुपये का लग जाना चाहिए। एक्सेल बोले तो AXLE वाला, ठीक है ना, एक्सेल वो नहीं जिसपे, ठीक है प्लीज़। हाँ कोई गड़बड़ कर दे। अच्छा ध्यान से सुनेंगे। स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग, टाइप्स ऑफ कस्टमर, प्रोडक्ट क्वालिटी, कस्टमर सर्विस, कंपटीशन। रट्टा नहीं मार रहे, बहुत सिंपल सी समझने की बात है। मैं खुद को पोजीशन कैसे करूंगा, आज मेरे को क्लासेस चलानी है, मैं खुद को पोजीशन कैसे करूंगा, तो मैं पहली बात देख रहा टाइप ऑफ कस्टमर। टाइप ऑफ कस्टमर मैं सोचूंगा यार मैं उस कस्टमर को टारगेट कर रहा हूँ जिसको एक तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना हो, ठीक है ना, एकदम मरा नहीं जा रहा हो कि यार पता नहीं अब तो क्या होगा, ठीक है ना, और एकदम मतलब मेरे को तो एंड में फटाफट कैसे भी करना है, वो वाला टाइप का नहीं चाहिए। प्रोडक्ट क्वालिटी में क्या चाहिए कि कॉन्सेप्चुअल काम हो। कस्टमर सर्विस बोले तो क्या क्या रिसोर्सेज अब आपको देंगे, और कंपटीशन क्या प्राइस कर रहा है उसके हिसाब से करूंगा। मेरा मन कर गया कि मेरा क्लासेस तो बहुत अच्छा है यार, 40,000 रुपये ले लेना चाहिए, तो ले सकता है क्या, ठीक है, तो क्या ले सकता है क्या, हम लोग क्या 40,000 रुपये ले लेंगे क्या, आज चल रजत जैन 40,000 रुपये में अपनी SEMP दे रहा है, लोग बोलेंगे, हंसेंगे, लोग बोलेंगे पागल हो गया ये, ठीक है। सो आई हैव टू प्राइस इट अकॉर्डिंग टू व्हाट द कंपटीशन इज आल्सो डूइंग। आई कैन बी प्रीमियम टू द कंपटीशन, यस, बट क्या मैं बहुत एक्स्ट्रा प्रीमियम हो सकता हूँ। हाँ, लाख रुपया लेने लग गया, मतलब सीधा ही बोले इतना प्रीमियम हो गया, बोले कितना, बोले 10-10 12-12 गुना प्रीमियम हो गया यार, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेर एवर वी आर पोजिशनिंग आवर सेल्स, द कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन दैट ऑल्सो, ठीक है ना। तो हम तो ये तो प्राइसिंग का बात कर रहे हैं, क्योंकि प्राइसिंग करूंगा तो ही रिवर्स में कॉस्टिंग भी देखूंगा और अपना प्रॉफिट एलिमेंट निकालूंगा। सर्विस सेक्टर में तो चलो प्रॉफिट ज़्यादा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग पे जहाँ पे बात आती है वहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स टच हो जाते हैं। ओके, ज़रा और देखो, मैं आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल लाया हूँ, दैट इज़ फ्रॉम HUL का एग्जाम्पल मेरे को क्यों लाने का मन करा, आप देखना बहुत सारी ब्रांड्स हैं इसकी, और आप ज़्यादातर देखोगे ना तो ये ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स में ही है। तो एज यू कैन सी दिस, ठीक है ना, एज यू कैन सी दिस, दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई एम ट्राइंग टू प्ले दिस वीडियो, ठीक है ना, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स ये जो HUL वाले ये लोग बना रहे हैं। अब आप देखोगे तो लैक्मे भी था, ठीक है, पेयर्स भी इनका ही ब्रांड है ना, पेयर्स और डव जो है ये प्रीमियम हो जाते थोड़े, ठीक है। और अगर आप देखेंगे कि और सिंपल भी हैं तो सिंपल ब्रांड्स भी हैं, और देखते हैं चलो, राइट। तो यहाँ पे देखोगे तो हमाम भी ये बना रहे हैं, तो लिरिल भी ये बना रहे हैं, तो रेक्सोना भी ये बना रहे हैं। नाउ लिरिल, रेक्सोना, हमाम,
ये कोई बहुत महंगे साबुन नहीं है, ठीक है ना, जस्ट दैट वे बोले तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरी स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग मल्टीपल भी हो सकती है। मतलब क्या टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, हम मल्टीपल सेगमेंट्स में भी जा सकते हैं, कंपनी के ऊपर है उसको कितना अपने आप को एक्सपैंड करना है, कौन से टारगेट मार्केट उसको क्रिएट करने और कौन से कैटर और सेटिस्फाई कर सकता है, राइट। So they can have their own approach going on, that if they want to satisfy like more than one target segment, they can. What's the issue, right? What is the problem with that? There is no problem with that. Okay, so when we are trying to position ourselves, it's absolutely important to understand that we might have multiple positioning also, and accordingly we need to brand our product. So whenever we say about like whenever we say हम लोग कोई ऐड देखते हैं डव का या पेयर्स का, वी ऑलवेज सी दैट उसमें ऐड में भी थोड़ा सा ना आप देखना वहाँ ना स्टार्स वगैरह का, एक्टर्स वगैरह का यूज़ बहुत कम करते हैं। क्यों? क्योंकि जो क्लासी लोग होते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा बाकी लोग नॉन क्लासी हैं, ऐसा नहीं बोलता, लाइफ में सब कुछ चेंज कर सकते हो आप लोग, तो अपनी लाइफ में सारे डायमेंशन चेंज कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज नॉट टू डीमीन एनीबडी, बट मैं जानता हूँ कि जो मार्केटिंग के अंदर जो लोग काम करते हैं ना, वो क्या थॉट प्रोसेस से काम करते हैं, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इट्स नॉट दैट दिस इज माई ओपिनियन, दिस इज द ओपिनियन ऑफ पीपल हु नो हाउ टू ब्रांड प्रोडक्ट्स, राइट। सो दे से कि भाई क्लासी लोगों को आपको किसी फिल्म स्टार की शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है टू मेक देम बाय अ प्रोडक्ट, राइट। दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट बाय इट्स प्राइस फर्स्ट ऑफ ऑल, और उससे उनको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि प्राइस प्रीमियम है तो प्रोडक्ट भी थोड़ा प्रीमियम होगा, एंड देन दे विल ट्राई एंड फाइंड इट आउट एंड दे विल जज द प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली। तो अब देखो डव में कोई एक्ट्रेस का ऐड नहीं आता है, ठीक है ना, कोई शिल्पा शेट्टी साबुन से नहीं नहा रही है, कटरीना कैफ की शक्ल नहीं आ रही है, ठीक है, शावर में दीपिका को नहीं दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन जो बाकी नॉर्मल पब्लिक होगी ना, नॉर्मल पब्लिक जिनका साबुन बहुत महंगा नहीं होगा, टू रीच आउट द मासेस दे यूज एक्टर एक्ट्रेसेस का प्रमोशन। अब देखो ना, ये भी कितना स्मार्ट डिसीजन मेकिंग है, एंड हाउ डज इट हैपन, अपने स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को समझते हैं तो अपने इस तरह के डिसीजंस ले पाते हैं कि किसको कौन से एडवर्टीजमेंट के लिए हायर करना है, राइट। सो डव के एडवर्टीजमेंट के लिए वी स्पेंड लेस फॉर द फैक्ट वी अंडरस्टैंड दैट दिस इज मेंट फॉर प्रीमियम कस्टमर्स, they would be less in number but we are going to have a great chunk of profit out of the every particular product that we are going to sell, ठीक है। वहां पे वो क्या बोल रहे हैं, मासेस को बेचो, प्रॉफिट का साइज कम रखो, लेकिन वैल्यू में काफी सारा प्रॉफिट हो जाएगा, और ऐसे में ऐड प्रीमियम दिलवाओ, तो वो उनका अंडरस्टैंडिंग है। सो एक्चुअल हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड बेस एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग दैट दे आर केटरिंग टू वेरियस टाइप्स ऑफ कस्टमर्स एंड वेरियस सेगमेंट्स, आई थॉट दिस स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग समझाने के लिए एग्जाम्पल बहुत अच्छा, राइट। क्योंकि जो भी एग्जिस्ट करता है वो इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है। शैम्पू देखो, प्योर डम आ गया, फिर पीछे कोई आ गया होगा, क्लिनिक प्लस यहाँ पे दिख रहा है, right। So it is trying to suggest that they are not related to just one or the two segments, they are related to so many segments। तो आप देख सकते हैं और भी चीज़ें, तो ये ब्रिल क्रीम, ये उनका हो गया, मतलब लड़के लोगों का हो गया, ठीक है ना। लीवर आयुष आयुर्वेदिक में चले गए, तो ये लोग क्या ना, लोग बहुत स्मार्ट लोग हैं, और ये लोग ना इस तरह से अपने आप को पोजिशन करते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई ये सारी चीज़ें बिल्कुल अलग अलग डायमेंशंस में, अलग अलग डायरेक्शंस में, एंड दैट्स हाउ थिंग्स आर। मतलब अपने अब इसमें क्या बोलेंगे, तो कॉस्ट ड्राइवर की बात आती है। देखो थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग को समझाया है, थोड़ा बहुत कॉस्ट ड्राइवर समझा रहा हूँ। तो कॉस्ट ड्राइवर कुछ होते हैं स्ट्रक्चरल और कुछ होते हैं एग्जीक्यूशनल, ठीक है। स्ट्रक्चरल बोले तो जब वो शुरुआत में डिफाइन हो जाएंगे, जैसे आप काम करने से पहले डिफाइन हो जाएंगे। जैसे समझना भाई, मेरा देखो एक स्ट्रक्चर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दिया तो मेरा कॉस्ट ड्राइवर डिफाइन हो गया इतना, तो कि अब काम करूंगा तो इतना इतना खर्चा तो हो ही जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेट है, इतने इतने का ये, इतना डेप्रिसिएशन है, इतना ये सब कुछ है, ये सब तो लगेगा ही। दैट इज अ स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर। मतलब आपने जब सेटअप किया है, आप जब स्टार्ट कर रहे हो, उससे पहले आपकी चीज़ सेट है, दैट इज स्ट्रक्चर्ड बेस, ठीक है ना, दैट इज स्ट्रक्चर बेस। जैसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो गया, टेक्नोलॉजी का यूजेज हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑपरेशंस हो गया, एक्सपीरियंस कर्व हो गया, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हो गया, दिस कम्स आउट ऑफ स्ट्रक्चर। कुछ चीजें आएंगी जो कि एग्जीक्यूशनल है, ठीक है ना। एग्जीक्यूशनल है मतलब आप कैसे काम करते हैं उस पर, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट का स्टाइल क्या है, मैनेजमेंट का रिसोर्सेज लगाने का काम क्या है, मतलब वो किस तरह से करते हैं, ठीक है ना, तो वो एग्जीक्यूशनल है। तो कुछ चीज़ें होंगी जो बाय स्ट्रक्चर आएंगी, कैसा स्ट्रक्चर आपने एम्प्लॉय करा है उस पर काम है, ठीक है। और कुछ चीज़ें होंगी जो बाय एग्जीक्यूशन आएंगी, ठीक बात है। तो कॉस्ट ड्राइवर्स जो हैं वो ये सारे होंगे, राइट। सो अच्छी बात बताइए, एंड आई डोंट थिंक सो इसमें कोई चैलेंज होना चाहिए किसी भी तरह का। ऑफ कोर्स पढ़ना वढ़ना याद करना वो सब मैं करवा दूंगा, अभी आपको नहीं सोचना उसके बारे में। अभी सिर्फ आपको इतना इंटरप्रिटेशन पिक करना है कि येस आई एम एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। जब स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग की बात की और आपने कहा कि स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग के अंदर भाई हम तो ये देखेंगे कि टाइप ऑफ कस्टमर क्या है। सो अल्टीमेटली आपकी शुरुआत कहाँ से आई, कस्टमर को क्या चाहिए। शुरुआत में जब मैंने पढ़ाना चालू किया तब मैंने आपको क्या कहा था कि सबसे पहले कस्टमर ने मांगा है या बिजनेस ने ऐसा सोचा कि कस्टमर क्या मांगेगा, ठीक है ना, दोनों चीज़ें होती हैं। वो अप्लाई हुआ है और फिर हमने स्टडीज़ बनाई है, ठीक है ना। ऐसा नहीं हुआ हमने स्टडीज़ बना ली
और अब बिजनेसेस सोचेंगे कि अच्छा हाँ 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 हाँ, अरे कॉस्टिंग से आगे है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ये बात को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। दैट इज वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, दैट कॉस्टिंग को भी इतना ही एक स्टेप आगे लेकर जाएं और एडवांस में उतना अच्छा प्लान कर सकें। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। सब्जेक्ट के अंदर बहुत मिक्स है, बहुत मस्ती और बहुत मजा भी है ना, मतलब आपको ये जो नॉलेज का जो मिक्स है ना वो इतना अच्छा लगेगा, मैं मजाक नहीं कर रहा। मतलब पहले कॉस्टिंग वॉज जस्ट अ वन साइड अफेयर जहाँ पे आप सम सॉल्व करते थे और वो करा कराया मिल जाता है हर जगह, ठीक है ना। आजकल सॉफ्टवेयर हैं, दे डू देयर जॉब, बट दिस इज द एरिया वेयर द डिस्कशन इज वर्थ इट, क्योंकि यहाँ पे ना कोई समझा नहीं सकता है, यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर डिफाइन नहीं कर देता है किसी, दिस इज समथिंग दैट यू शुड ऐड नाउ, ठीक है, या ये आपको हटाना है। ओके, सो स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट समझना, नंबर वन स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग, तो पोजीशनिंग समझ में आ गया आपको। दूसरा कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, कि भाई हमारी कॉस्ट के ड्राइविंग फैक्टर्स कौन से, ठीक है ना, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे खास कॉस्ट ड्राइवर्स बनेंगे, क्योंकि अगर हम लोगों को ये क्लियर है कि हमारे कॉस्ट ड्राइवर्स कैसे हैं या क्या हैं, तो हम क्या है ना उन पे फोकस करते हुए काम करें। वन थर्डली वैल्यू चेन एनालिसिस, वैल्यू चेन एनालिसिस इज अ ह्यूज कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, मतलब ये अपना आप में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं इसके बारे में तो बहुत अच्छी चर्चा करना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा भी कि आप मतलब बने रहें, अभी इस चीज़ को सुनते रहें, क्योंकि जैसी चर्चा होने वाली है ना बहुत मज़ा भी देने वाली है। स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग की बात, ठीक है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना अबाउट स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग। हमने कहा कि इससे हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा कस्टमर का टारगेट मार्केट क्या होगा, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट ड्राइवर कॉस्ट ड्राइवर बोले तो मतलब कॉस्ट का जो डायरेक्शन होगा ना वो क्या होगा, मेनली वो यहाँ से तय होगा। मतलब कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस मींस दैट व्हाट इज द थिंग दैट इज एक्चुअली गोइंग टू ड्राइव द कॉस्ट टुवर्ड्स, समझ लो। जैसे कई लोग इकोनॉमीज ऑफ स्केल लाने के लिए कॉस्ट ड्राइव कर रहे हैं, मतलब वो कैपेसिटी इन्हांसमेंट की तरफ कॉस्ट लगाएंगे, तो उनका कॉस्ट ड्राइवर इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो गया। क्यों? क्योंकि उनका काम क्या हो गया, कैपेसिटी इन्हांसमेंट करनी है, तो उनको उनका जो कॉस्ट का ड्राइविंग फोर्स है कि किस वजह से कॉस्ट बढ़ेगा, तो बोल रहे हैं हम तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल तक पहुंचने के लिए कॉस्ट लगाने को तैयार, ये कॉस्ट ड्राइवर है, समझे। तो आपको कॉस्ट ड्राइवर को पढ़ना समझना पड़ेगा कि कॉस्ट को चलाने वाला कौन, कॉस्ट किस तरफ जाने वाली है। अगर मैं बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्रोडक्ट देना चाहता हूं तो मैं बोलूंगा मेरा टेक्नोलॉजी हो जाएगा कॉस्ट ड्राइवर। नाउ दिस इज फ्रॉम द स्ट्रक्चर, बिकॉज ये स्टार्ट करने से पहले लगेगा, ठीक है ना, इट्स नॉट वाइल एग्जीक्यूशन, ठीक है ना। मेरा ऑपरेशन कितना कॉम्प्लेक्स है, वो स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर है, वो एक कॉस्ट ड्राइवर है, वो बता रहा है कि भाई इतना कॉम्प्लेक्स है, तो हमारा मतलब नो हाउ का वैल्यू है उस चीज में, ठीक है ना, तो हम नो हाउ पे इन्वेस्ट करेंगे तो इट इज अ कॉस्ट ड्राइवर, राइट। एक्सपीरियंस कर्व या लर्निंग कर्व, तो वो तो विद टाइम होता है हमेशा, एंड देन देयर इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ओके, नाउ देयर इज एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर आल्सो, कि मैनेजमेंट कैसा है, ठीक है ना, और वो कैसे होता है, ठीक है ना, सारी चीज़ें किस तरह से लगेंगी। तो अब समझो इस चीज़ को कि ये जो कॉस्ट ड्राइवर है वो बेसिकली क्या बोलता है कि कॉस्ट की डायरेक्शन क्या है, राइट। और ऑफकोर्स वो कॉस्ट की डायरेक्शन जो है वो डिपेंड करेगी किस पे, आपने अपनी पोजिशनिंग क्या की है। तो अगेन if I talk about structural cost drivers of the soap which is named as Dove, and if I talk about structural cost drivers of a soap which is known as Liril, ठीक है, they are going to be different, ठीक है, they are going to be a bit different। जैसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे फोकस नहीं होगा शायद, ठीक है ना, कंपैरेटिव फोकस कम होगा। आई एम नॉट सेइंग इट इन एब्सोल्यूट टर्म्स, क्योंकि एब्सोल्यूट टर्म्स में तो डव भी बहुत बिकता है, ठीक है ना, लेकिन मैं बोलूंगा कि लिरिल और डव के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो लिरिल वुड सेल मोर इन टर्म्स ऑफ सोप, राइट। सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की तरफ जो फोकस होगा, जो उसका स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर जितना लिरिल का होगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल, उतना डव का नहीं होगा। अंडरस्टूड, ठीक है ना। तो दीज आर जस्ट एग्जांपल्स, यू कैन आस्क देम, यस इट में, बट देन आप लोगों को इतना समझ में होना चाहिए, दैट्स इट, कि हम लोगों को क्या करना होता है, ठीक है। कल को क्या पता ये सब्जेक्ट बाद में जाकर के और एमसीक्यू बेस पे भी ले आए इसका थ्योरी एलिमेंट, ठीक है ना, या फिर इसके जो केस स्टडीज हैं उसमें सॉल्यूशंस वगैरह भी हों, और अल्टीमेटली आपको आंसर्स जो है वो एमसीक्यूज के बेसिस पे वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप देना पड़े, ठीक है। तो ऑल्दो यू माइट सॉल्व इट इन रफ वर्क, बट अल्टीमेटली आंसर ऑप्शंस में जाए, ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो इस तरह की चीज़ें भी चेंज होंगी, इसलिए अपनी ओपिनियन फ्रेम कर पाना, अपना कॉन्सेप्ट पे बेस पे अंडरस्टैंडिंग हो पाना इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। तो सिर्फ अंग्रेजी के वर्ड पढ़ के काम नहीं चलता है, उसका अपने को डिसाइफर करना बहुत जरूरी है। डिसाइफर बोले तो कि भाई साइफर में लिखा हुआ है एक तरीके से कि कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट, तो उसको ना उसको कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू डिस्कस बोथ दीज एस्पेक्ट्स इन द मैनर इन विच दे शुड बी डिस्कस। ऑफ कोर्स एक और बात समझना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है, वैल्यू चेन एनालिसिस क्या बोलता है। वैल्यू चेन एनालिसिस का कॉन्सेप्ट ये है कि देखो आप जो भी एक्टिविटीज़ करते हो,
अल्टीमेटली दैट एड्स वैल्यू टू द प्रोडक्ट एंड दैट इज वाई यू एंड अप चार्जिंग मोर, ठीक है ना। अल्टीमेटली रॉ मटेरियल जो लेकर आता है और जब वो फिनिश गुड्स बना करके देता है तो फिनिश गुड्स का चार्ज बढ़ जाता है। तो with every plus cost that you are incurring, you are adding the value to it and you are charging for that value given. अब वो वैल्यू प्राइमरी नेचर की भी हो सकती है और वो वैल्यू सेकेंडरी नेचर की भी हो सकती है। सेकेंडरी बोले तो क्या और सपोर्ट बोले तो क्या, ऐसा कुछ भी, ठीक है ना, समझाएंगे सारा का सारा। कभी बचपन में भी पढ़ा होगा वैल्यू चेन एनालिसिस बाय माइकल पोर्टर एंड दैट इज द सेम वैल्यू चेन एनालिसिस दैट वी हैव बीन यूजिंग बिकॉज वी आर डूइंग अ मिक्स ऑफ स्ट्रैटेजिक cost management and then there is this performance evaluation and everything. So strategic management और costing का मिलन हो गया है, मर्जर हो गया है इनके बीच में, right? So the thought process has been merged and of course we have to study accordingly. तो मैं वैल्यू चेन एनालिसिस की जब भी बात करूंगा तो मैं आपसे ठंडी बात नहीं करूंगा। ठंडी बात बोले तो मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे वैल्यू चेन एनालिसिस करते समय कि भाई हम लोग वैल्यू चेन एनालिसिस कर रहे हैं बस और ये टॉपिक ऐसा ऐसा बोलता है, ठीक है ना। ये रट के ही पढ़ना होता तो तुम्हारे को टीचर की जरूरत ही कहाँ थी, राइट? You could have just picked up the book and did it 6-7 times. टीचर से कम टाइम लगता, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट भी आता। तो यही तो नहीं करना है। मेरी अगर उपस्थिति है आपके साथ में तो उसके साथ में उसका एलिमेंट क्या है वो समझना ज़रूरी है। देखो हमने पोजीशन करके टारगेट कस्टमर निकाला, हमने ये भी देखा कि वो कौन से कॉस्ट ड्राइवर्स इंपॉर्टेंट है और अब हम ये भी देखेंगे कि देखो ऑब्वियसली हमारे पास मनी लगाने को हर जगह नहीं होगा, हर कॉस्ट ड्राइवर पे हम पैसा लगा देंगे फूंक फूंक के, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। नॉट एवरी कंपनीज आर कैश रिच एंड देन दे ऑल्सो हैव टू चेक कि कौन से कॉस्ट ड्राइवर पे कितना लगाने से कितना वैल्यू एडिशन होता है। अगर वैल्यू एडिशन कम होगा और किसी दूसरे कॉस्ट ड्राइवर पे पैसा लगाने से ज्यादा होगा तो मैं वहां लगाऊंगा ना। सो दैट इज व्हाट वैल्यू चेन एनालिसिस इज टॉकिंग अबाउट, दैट यू हैव टू एनालाइज वैल्यू इन टर्म्स ऑफ चैनल, द होल चैनल, कि होल चैनल पे क्या असर आएगा, क्योंकि एक एक्टिविटी का दूसरा एक्टिविटी पे भी असर पड़ सकता है। जैसे से फॉर एग्जाम्पल मान लो मार्केटिंग एंड सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ड्राइवर हो सकता है। काफ़ी चीज़ों का मार्केटिंग एंड सेल्स कॉस्ट ड्राइवर होता है कि मार्केटिंग जिसका स्ट्रॉन्ग है वो ज़्यादा सेल होगा, जिसका मार्केटिंग कम है वो कम सेल होगा, ठीक है। काफ़ी बार सिर्फ मार्केटिंग बहुत बड़ा कॉस्ट ड्राइवर बन जाता है। तो ऐसे केसेस में अगर मार्केटिंग अच्छा कर रहे हैं तो अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक भी तो चाहिए, राइट? इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि गुड मार्केटिंग हो गया तो काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो वैल्यू चेन को समझने के लिए क्या चाहिए, अब अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक चाहिए, यानी ऑपरेशंस भी स्ट्रॉन्ग चाहिए उतना ही। अगर ऑपरेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो स्टॉक रहेगा, स्टॉक रहेगा तो स्टॉक मार्केट कर पाओगे ना, क्योंकि मार्केट करा और मान लो सेल करने के लिए सामान नहीं है तो अगेन कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब। तो वैल्यू चेन को समझाने के लिए क्या कह रहा है कि सिर्फ तुम्हारा कॉस्ट ड्राइवर समझ लेने से वैल्यू एडिशन नहीं कर लोगे तुमने पकड़ लिया कि कस्टमर का जो टारगेट मार्केट है उसके लिए रेलेवेंट ड्राइवर्स क्या है, मतलब कौन से एरियाज में मुझे कॉस्ट लगाना चाहिए, दैट इज नॉट सफिशिएंट। उन एरियाज को आपको चेक भी करना पड़ेगा कि इधर एक्स्ट्रा डालूंगा तो इधर कम पड़ेगा तो क्या होगा। अब समझना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग आपको बोले कि गूगल ड्राइव का क्लासेस इतने का है और पेन ड्राइव का क्लासेस इतने, आपने मुझसे कहा कि सर आपका गूगल ड्राइव कितने का है, तो मैंने बोला कि चलो मैं सिर्फ एक अजम्पशन फिगर डाल रहा हूँ, दिस इज नॉट द ट्रू प्राइस बट देन आई एम जस्ट पुटिंग अप एन अजम्पशन बेस, चलो 10,000 का गूगल ड्राइव है। आपने मुझे कहा कि सर पेन ड्राइव कितने का है, तो मैंने कहा कि पेन ड्राइव जो है वो 12,000 का है। मैंने पूछा है दोनों बुक्स के साथ है, हमने कहा बुक्स के साथ है। दोनों इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, मैंने कहा इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। तो दोनों में ऐसा ऐसा भी है, दोनों में वैसा वैसा भी है, सब कुछ ऐड पार है, सब कुछ ऐड पार है। बस यहाँ पे आपको डाउनलोड करके लेक्चर देखने अपने इंटरनेट पे और यहाँ पे आपको पेन ड्राइव खरीदना पड़ेगा। आपने पूछा पेन ड्राइव का डिवाइस का साइज कितना है, तो मैंने कहा जी 64 GB, 64 GB का पेन ड्राइव आएगा। आपने पूछा कितने आएंगे, एक आएंगे, दो आएंगे, तीन आएंगे, मैंने कहा एक ही आएगा, इतना सारा तेरे पेन ड्राइव थोड़ी खेलना है। सर क्या वो पेन ड्राइव रीयूजेबल रहेगा, मैंने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं है, रीयूजेबल रहेगा। अब आप मुझे बताओ, मैंने 2,000 रुपये का गैप कर दिया, ठीक है ना। वैल्यू चेन में अगर जा रहा हूँ मैं और आपको अगर मैं पेन ड्राइव दे रहा हूँ 2,000 रुपये और जोड़ के, तो क्या ये वाकई में जो चीज़ है सस्टेनेबल है क्या? समझ के देखना, मैं आपको रीज़न देता हूँ क्यों नहीं है। मैं क्यों नहीं है उसका रीज़न देता हूँ। बाजार में आप जाके देखोगे कि 64 GB का पेन ड्राइव आता कितने का है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 800-900 रुपया में आ जाएगा, अच्छे से अच्छा भी। और पेन ड्राइव का कोई ऐसा कोई वेट है नहीं कि किताब पे अलग से वेट पेन ड्राइव का जुड़ता हो, राइट। पेन ड्राइव तो किसी का 1 किलो का पार्सल 1 किलो 2.5 किलो तो नहीं कर देगी, सही बात है। पेन ड्राइव है, सनी देओल का हाथ थोड़ी है, राइट। तो 2.5 किलो का तो नहीं कर देगी। तो सर इसका मतलब आप जो कह रहे हो उसका कहने का मतलब ये है कि अगर सर कोई 800-900 रुपये की चीज़ है, ठीक है, वो आपने डाली और अगर आप यहाँ पे चार्ज मेरे से 12,000 रुपये कर रहे हो तो मैं डिस्करेज होऊंगा, ऑब्वियसली बात है। कोई भी स्टूडेंट डिस्करेज होगा, वो बोलेगा कि यार 10,000 का ये और ये इतने का है, तो इससे बढ़िया तो यार कहीं जाके डाउनलोड करा लेंगे और खुद एक नया पेन ड्राइव खरीदते हैं
वहाँ से डाउनलोड करके अपने पेन ड्राइव में डलवा लेंगे, वो पेन ड्राइव भी अपना, सब कुछ अपना है। और एक बार साइबर कैफे चल जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड का हो भी क्या जाएगा, ठीक है, बैठ जाएंगे 1 घंटा, हाई स्पीड नेट जहाँ मिल जाए कहीं पे भी, या किसी के वाईफाई से करवा लेंगे, अपने पेन ड्राइव में ले आएंगे, राइट। सो व्हाट आई डिड नॉट ऐड वैल्यू, इवन बाय आफ्टर एडिंग वैल्यू आई डिड नॉट ऐड वैल्यू। वैल्यू चेन यही समझाता है कि चेन में वैल्यू जा रहा है नहीं जा रहा है, वो समझने के लिए सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है ना। मतलब आपको अपने कॉस्ट ड्राइवर का एनालिसिस बहुत बखूबी करने से और सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे करने से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। लोग अब कंपेयर करेंगे ना तो देखेंगे कि वैल्यू में अगर यहाँ से देखूँ तो ये है, और एक्स्ट्रा अगर ये ऐड कर दूँ तो उसके बाद ये इतने का हो रहा है, तो उतना वैल्यू तो नहीं मिलेगा, तो पर्सन विल गेट डिस्करेज्ड। काफ़ी लोग ना जानबूझ के पीडी डिस्करेज करने के लिए ऐसा करते भी हैं, ठीक है। कभी कभी डी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी यूज़ करी जाती है, जानबूझ के ऐसा करते हैं, ठीक है ना, कि यार कौन छोड़ना, पीडी वीडी बनाने में मेहनत लगती है, सारा यहाँ पे डेटा वेटा डालना पड़ेगा, टाइम लगता है पीडी बनने में, ठीक है, जानबूझ के गैप ज़्यादा रखो ताकि क्या हो, पीडी खुद ही से समझदारी से खुद ही डिस्करेज करे और उतना टाइम अपना खुद स्पेंड करे, ठीक है ना। फैकल्टी और उसका स्टाफ उतना टाइम नहीं स्पेंड करेगा, वो कर लेगा, जिसको नेट भी नहीं है वो कहीं साइबर कैफे वगैरह जाके उतना टाइम वेस्ट कर लेगा, अपने नहीं करते, नई लीड पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। नाउ दिस इज ऑल्सो स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, माइंड यू, राइट। तो कहाँ पे कितना वैल्यू एडिशन, कहाँ पे कौन से बेसिस पे अंडरस्टैंडिंग, वो सब कुछ शिक्षा है, और ये शिक्षा जिसकी सही बन गई उसका सारा का सारा काम हो गया, ठीक है ना। वैल्यू चेन एनालिसिस पे थोड़ी थोड़ी बात करूंगा, पूरी बात नहीं करेंगे, इसको एक बार फिर पढ़ना है बाद में, वो हम करेंगे तभी आपको और अच्छे से बेहतरीन तरीके से बैठेगा। बट अगेन द फोकस इज दैट वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी रोट लर्निंग मेथडोलॉजीज हियर, और मैं किसी भी तरह से इस तरह की फालतू की बात नहीं करूंगा कि निकल गया बस बोल के, ठीक है। यहाँ पे कुछ माइकल पोर्टर के बारे में मैंने इनकी फोटो भी डाली है, क्योंकि इन्हीं का कॉन्सेप्ट है वैल्यू चेन एनालिसिस। काफ़ी बार क्या होता है, हाँ पहली बात तो मैं बोल दूं कि कोई कॉस्टिंग एक्सपर्ट नहीं है, बट इनकी थ्योरी बहुत रेलेवेंट है एससीएम को समझने के लिए, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को समझने। बॉर्न 23 मई 1947, तो हिंदुस्तान की आज़ादी और इनका पैदा होना सेम साल में हुआ, ठीक है ना, मिशिगन, यूनाइटेड स्टेट। ओके, फुल नेम इज़ माइकल यूजीन पोर्टर। कंट्रीब्यूशन में इनके 5 फोर्स मॉडल, ठीक है ना, 4 कॉर्नर्स मॉडल, और अभी जैसे ये आप पढ़ने जा रहे वैल्यू चेन एनालिसिस, वो सब कुछ है। एजुकेशन जो है वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ही हैपन्स टू बी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, राइट। तो ये छोटा आदमी नहीं है, ठीक है ना। तो लेट्स हैव फुल रिस्पेक्ट फॉर द पर्टिकुलर पर्सन। नाउ मैं वैल्यू चेन समझाने की कोशिश करूं तो क्या होता है, देखा समझना। वैल्यू चेन का डायग्राम कुछ इस तरह से दिया हुआ है, अगर आप थोड़ा भी देखेंगे ना, अपनी किताबों में झांकेंगे तो आपको ऐसा कुछ डायग्राम दिखेगा। इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल आप साइड बाय साइड भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो हमारी समरी बुक में भी सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कवर्ड है, तो यू शुड हैव दैट एंड यू शुड हैव योर ब्रेन वर्किंग, दैट इज इट, ठीक है ना। थ्योरी का एलिमेंट काफ़ी है, तो पूछेगा क्वेश्चन कुछ ना कुछ, और वैल्यू चेन बहुत इंपॉर्टेंट है इस हिसाब से। प्लस आपको जितना स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट पढ़ाया अभी तक, ठीक है ना, क्या स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग, कॉस्ट ड्राइवर का एनालिसिस, और अब कॉस्ट ड्राइवर को वैल्यू चेन में समझना कि कौन सा कॉस्ट ड्राइवर कहाँ लग रहा है। पता चला आप कॉस्ट ड्राइवर लगाने लगे, 3-4 कॉस्ट ड्राइवर पिक करे, सारे ऑपरेशंस में लगते हैं, तो उनका क्या होगा ना, उनका हो सकता है बाकियों पे नेगेटिव असर पड़ जाए, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, ऑपरेशंस मजबूत कर रहे तो साथ साथ मार्केटिंग एंड सेल्स भी मजबूत करने की जरूरत है। तो यू हैव टू डू द कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस विद इन द वैल्यू चेन टू गेट रिजल्ट। समझना, अब मेरे को आपको पढ़ाना था, तो सबसे पहले मैंने क्या लगाया, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर मैं लोग ढूंढे, फिर मैंने टेक्नोलॉजी लगाई, और फिर प्रोक्योरमेंट चालू करा, यानी सामान वामान की डीलिंग करी, सप्लायर्स वगैरह से, कोरियर वालों से बातें की, बुक छापने वालों से बातें की, और अलग अलग लोगों से बातें की, और रॉ मटेरियल इकट्ठा करने की कोशिश की। उसके बाद बाकी सारा प्रोसेस होता है। तो बेसिकली सबसे पहले सपोर्ट एक्टिविटी स्टैब्लिश होंगी, तभी तो काम करेंगे। पढ़ाने के लिए सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया, ह्यूमन रिसोर्स आया, टेक्नोलॉजी डेवलप करी, ठीक है ना, जो भी सामान चाहिए थे, टैबलेट चाहिए थे, वो सब लेकर आए, और उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट किया, राइट। सो सपोर्ट एक्टिविटीज हैव बीन प्लेस्ड अपवर्ड ऑन द फ्रंट ऑफ द डायग्राम, ऊपर, और उसका रीजन बहुत क्लियर है, मतलब इट हैज नो डाउट एलिमेंट इन्वॉल्व इन इट, राइट। यू हैव टू हैव दिस वे ओनली, क्योंकि आप लोग सबसे पहले सपोर्ट का सिस्टम डेवलप करोगे फिर पढ़ाना, मतलब मेरा एक्टिविटी तो बाद में होगा ना स्टार्ट, ठीक है ना। सो मैं तो सिर्फ सर्विस दे रहा हूँ, तो बोला ये तो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के हिसाब से लिखा हुआ है मोस्ट लाइकली, ठीक है, लेकिन मैं तो सर्विस देते देते भी समझा पा रहा हूँ कि भाई मैं तो खुद पहले छत डाली, लाइट डाली, भाई ऊपर लाइट जल रही है, तब जाके काम हो रहा है। टेक्नोलॉजी डेवलप की, मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह लगाया, नो हाउ निकाला, नो हाउ भी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और फिर जाकर के अपनी डील सेटिंग की, प्रोक्योरमेंट को डील सेट करना बोलते हैं, वो सब किया, तब जाकर के काम हो रहा है। लेट मी जस्ट डू इट थ्रू एन एनिमेशन। वैसे एनिमेशन सीए फाइनल वालों को इतना जमने वाली चीज़ नहीं है,
लेकिन कई जगह पे क्योंकि थ्योरी एलिमेंट ज़्यादा है वहीं पे यूज़ करेंगे, तो बहुत लिमिटेड यूज़ होगा, लेकिन एक डिसेंट यूज़ जरूरी है कभी कभी, ठीक है ना। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू से कि भाई सबसे पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, यानी फैक्ट्री वैक्ट्री ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चाहिए। मैं उस फैक्ट्री वगैरह के अंदर अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करूंगा कि भाई कितना मेरा टेक्नोलॉजी है, कैसा क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी का एलिमेंट क्या है, वो सारी चीज़ें आएंगी। तो टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टुगेदर विल गिव मी द बेस कि हमें काम कैसे करना है, और हम अकॉर्डिंगली कैसा टेक्नोलॉजी है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको समझने वाला ह्यूमन रिसोर्स लाएंगे। ऐसा तो नहीं है किसी को भी उठा के ले आएंगे। या हम रिवर्स भी कह सकते हैं कि जैसा हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसके अनुसार, ठीक है ना, उसके अनुसार टेक्नोलॉजी एंड थिंग्स शुड बी डेवलप्ड, राइट। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक थोड़ी सी झलकी दिखा रहे हैं, ठीक है ना, ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का थोड़ा झलकी दिखा रहे हैं। तो इट इज इन अकॉर्डेंस विद द टेक्नोलॉजी एंड थिंग्स वी हैव, राइट। So you can see that this is very futuristic, plus this looks like a post COVID period also, right? And आप देख सकते हैं कि वो पेंट बन रहा था, अभी यहाँ पे कार मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो अल्टीमेटली ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करती है, ह्यूमन रिसोर्स पे तो डिपेंड करती हैं, और उसके बाद हमारा सब कुछ काम होता है, बाकी सब कुछ। तो आप देख रहे हैं, तो ये जितना भी हो रहा है मार्केटिंग वगैरह का, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सब अलग लेवल पे बात हो रही है, ठीक है। तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स सारा गया वहाँ पे, आप देखो। और हम प्रोक्योरमेंट करेंगे कि भाई स्टील वगैरह चाहिए या ऐसा कुछ चाहिए, ठीक है ना। सो दैट इज हाउ प्रोक्योरमेंट विल वर्क, राइट। एंड अल्टीमेटली जब प्रोक्योरमेंट होगा तो उसके बाद वो प्रोक्योरमेंट इनबाउंड होगा। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है ऑर्डर प्लेस करना, सप्लायर से डीलिंग रखना, मेरी अपने कोरियर वाले से डीलिंग है, मेरी अपनी सेटिंग है किसके साथ में, उनके साथ में जो मेरी किताबें बनाते हैं, जो छापते हैं, ठीक है ना, उनके साथ में जो सेटिंग है, उनके साथ में जो डिस्कशंस हैं, वो सब कुछ है, ठीक है। ऑफकोर्स इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का काम रहेगा कि ये सामान लाया जाएगा, ठीक है ना, वो प्लेन से लाओ, शिप से लाओ, जहाज से लाओ, इधर उधर से लाओ, कैसे भी लाओ, ठीक है ना। अल्टीमेटली ब्रिंगिंग इट इनसाइड माय जोन, ठीक है ना, मेरे गोडाउन तक लाना, मेरे एरिया तक लाना, वो सारा काम जो है ना, वो सारा काम इनबाउंड है, इनसाइड द बाउंड्री, इनसाइड द बाउंड्री। सो ब्रिंग इट इन, एवरीथिंग इज एडिंग वैल्यू। समझना, पहले क्या करा हमने, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा, दैट वाज अ सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, मैं कहाँ से, मैं कक्षा भी नहीं ले सकता। दूसरा दूसरा ह्यूमन रिसोर्स बोल लो या कह लो टेक्नोलॉजी, जो भी चीज़ तुम्हारा जैसे मन, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स लाया तो उसके अनुसार टेक्नोलॉजी ले आना, टेक्नोलॉजी अगर आपका पहले है तो ह्यूमन रिसोर्स अनुसार ले आना, ठीक है ना। जैसा भी आपका बेस क्या है वो आपको सोचना है, ठीक है ना। तो ये ऊपर नीचे हो तो चलेगा, ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आइडियली हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स पहले, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स पहले लाए, फिर टेक्नोलॉजी लाए, और फिर ये सब कुछ हो गया तो हमने उसके अनुसार बाकियों के साथ में सेटिंग कर ली, प्रोक्योरमेंट सेटिंग, तुमसे किताबें लेंगे, तुमसे ये लेंगे, तुमसे ये लेंगे, तुमसे ये लेंगे, तुम ये सेवा देना, तुम ये करवा देना। ये सब होने के बाद फाइनली अब काम चालू होगा। नाउ कंसिडरिंग अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, सबसे पहले गुड्स आएंगे उन सप्लायर्स वगैरह से जिनके साथ प्रोक्योरमेंट की डील हुई थी। तो रॉ मटेरियल का ऑर्डर इज प्रोक्योरमेंट, रॉ मटेरियल की डिलीवरी इज इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। Of course, if the institute asks you that classify it as primary or a secondary activity, will obviously say, अगर हम बोलेंगे कि सप्लायर को एक ऑर्डर दिया गया 10,000 यूनिट्स का, so this is not a primary activity, this is a secondary activity, वैल्यू एड उसके बाद होनी है, ठीक है ना। सो अब फाइनली जब सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करा तो उसने ऑर्डर जब भेजा और मेरे पास यहाँ तक आया, तो वो सारा जो भी प्रोसेस है वो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है। क्या उसको सुधार के भी अच्छा काम किया जा सकता है? यस, ठीक है ना। सो ये सब इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है, ठीक है। I hope that you are also liking the animation. I have taken a lot of time developing this, and of course that has to play a part and role in this one, because मैं explain जब करता हूँ तो मेरे को चाहिए था कि यार हम लोग उस चीज़ से आपको समझा पाएँ जो चीज़ आपको बहुत नेचुरली प्लीज़ करे। ऐसा कोई एनिमेशन नहीं डालूँ जो कि थोड़ा सा सब स्टैंडर्ड लगे, स्टैंडर्ड ग्रेड लगे, अच्छा नहीं लगे, ठीक है ना। सो दैट्स हाउ इट इज़। और आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं मैं फटाफट स्किप कर रहा हूँ, बिकॉज आई नो यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड यू डोंट रिक्वायर इट एवरी टाइम। दीज आर ऑपरेशंस बेसिकली। आपके लॉजिस्टिक्स हो गए, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, तो अब ऑब्वियसली रॉ मटेरियल आ चुका है। व्हाट आर यू गोइंग टू डू? ऑपरेशंस करेंगे उसमें, ठीक है। तो इस पर काम चालू होगा, एंड ये हुए ऑपरेशंस आपके, ठीक है। ऑफ कोर्स अब जो फिनिश गुड्स है वो जाएगा भी, सो दिस इज आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, एंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स इज जस्ट नॉट रिलेटेड टू आउटबाउंड ट्रांसपोर्ट, बट इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू स्टोरेज, क्योंकि लॉजिस्टिक्स का मतलब ही क्या है? मूवमेंट एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, राइट। तो मूवमेंट और स्टोरेज दोनों आएगा। सो मूवमेंट इज ऑल्सो हैपनिंग, स्टोरेज एंड डिस्प्ले इज ऑल्सो हैपनिंग। सो यहाँ पे मार्केटिंग भी आ गया और वहाँ पे स्टोर भी हुआ होगा जहाँ पे गया उधर गोडाउन में, ठीक है ना। मैंने थोड़ा स्किप करके दिखा दिया बिकॉज आई डिडंट वांट यू टू गो थ्रू द लेंदी वीडियो अननेसेसरीली। यू आर वेरी स्मार्ट, ये फाइनल के स्टूडेंट्स है, बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, ठीक है, चीज़ों की। ओके, सो एज यू कैन से दैट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आफ्टर सेल सर्विसेज मदद करने आए, इनकी स्माइल आ गई, ठीक है।
तो दैट्स हाउ इट इज। तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है। एंड अल्टीमेटली कॉस्ट ड्राइवर्स की बात करें तो कॉस्ट ड्राइवर अगर आपने सही जगह पे डिटरमाइन नहीं करे या सही वैल्यू चेन में नहीं डाले तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। प्लस अच्छा आफ्टर सेल सर्विस इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन गुड ह्यूमन रिसोर्स, सो देयर कैन बी अ रिलेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी। यस ऑफ कोर्स। तो लिंकेजेस को समझना भी बहुत जरूरी है। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा मैं नहीं बोलता, ऐसा माइकल पोर्टर बोलते हैं। अच्छा, दो सपोर्ट एक्टिविटीज के बीच में रिलेशन हो सकता है, जैसे कि अच्छा ह्यूमन रिसोर्स होगा तो ही अच्छा टेक्नोलॉजी चला पाएगा या नई टेक्नोलॉजीज ला पाओगे। अगर ह्यूमन रिसोर्स ऐसा है ही नहीं कि जो टेक्नोलॉजी को समझ सके या एट्यून्ड हो टेक्नोलॉजी के, देन हाउ द हेल आर यू गोइंग टू ब्रिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, राइट? अच्छा, क्या दो प्राइमरी एक्टिविटीज के बीच में भी रिलेशन हो सकता है? ऑफ कोर्स। अगर आपको मार्केटिंग एंड सेल सुधारना है तो सामान चाहिए, पहले सामान इन्वेंट्री स्टॉकिंग से आएगा, यानी ऑपरेशन फास्ट चाहिए, तो वहाँ कॉस्ट बढ़ेगा, तो कहीं प्लस होगा तो कहीं माइनस होगा, यही तो वैल्यू चेन है। तो कई जगह कॉस्ट लगेगा तो कई जगह कम होगा, कई जगह कॉस्ट लगेगा तो कई जगह वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है? कई जगह कॉस्ट अप करने से किसी दूसरे एक्टिविटी का कॉस्ट डाउन होगा, ऐसे करके समझना पड़ेगा आपको। तो दैट इज व्हाट इज वैल्यू चेन एनालिसिस, की पूरी चेन में समझना पड़ेगा वैल्यू। वन एक्टिविटी वैल्यू नहीं समझ के चल सकते। एंड दैट इज हाउ दिस ब्यूटीफुल डायग्राम हैज बीन गिवन। एंड ऑफ कोर्स व्हाटएवर वैल्यू यू ऐड, ठीक है ना, इफ आई हैव टू से दैट व्हाटएवर वैल्यू यू ऐड इधर से लेके इधर तक, ठीक है, और एल्स मेरे को कलर थोड़ा चेंज करके बता देते हैं, ठीक है ना, इधर से लेके ऐसा, ओके, सो ये टेक्स्ट पे ही चलेगा ऐसा लग रहा है। ओके, व्हाटएवर इट इज, ये जितना भी करा है जनरेट, हम क्या कहेंगे, हम यहाँ तक की तो वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ये सब कुछ, और ये हमारा मार्जिन है एक्स्ट्रा, तो ये तो हम चार्ज करने वाले, ठीक है? समझ में आया? ये राइटिंग मेरी है, अभी क्या जल्दबाजी में मैं ऐसा ही लिखता हूँ, ठीक है ना? बता दूँ ज़रा, कल को मूड ऑफ हो जाए तुम्हारा कि राइटिंग इतनी खराब है, बाद में कैसे पढ़ेंगे क्लासेस। आई राइट दिस वे ओनली, सो डोंट वरी, ठीक है ना? ये मेरी ही राइटिंग है और मैं इस पर आराम से लिख लूँगा। तो आप ऐसा सोचो कि प्री प्रिपेयर्ड स्लाइड है, जस्ट फॉर द sake of understanding quick, because I term you guys as very very intelligent and I don't want to waste your time by any means, जहाँ पे फालतू में लग रहा हो कि यार ये देख के फालतू में टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है ना? सो मेरे को वो नहीं करना था। ऑल्दो फिर भी हम टू एयर इज ह्यूमन, एंड ऐसा होगा कि कई जगह पे मेरी वजह से आप लोगों का टाइम बर्बादी भी होगी, उतना माफ़ करना चलेगा, ठीक है ना? अच्छा, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या दे रखा है। सबसे पहले मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया, मैं ह्यूमन रिसोर्सेज लाया, टेक्नोलॉजी डेवलप की, लोगों से सेटिंगें की, फिर जा करके फाइनली बात हुई, तब गुड्स आए, ऑपरेशंस करा, गुड्स गए, मार्केटिंग एंड सेल्स हुई, और आफ्टर सेल सर्विसेज या उनके रिलेटेड सर्विसेज, और ये सारा जितना भी टोटल वैल्यू एडिशन करा उसको मार्जिन पे करना है। तो अल्टीमेटली अब जब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा था, ठीक है, आई विल नॉट डिस्कस मोर देन दिस टुडे बिकॉज दैट्स नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड फॉर अस, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, मैं अभी यहाँ पे जैसे आपको दिखाता हूँ चीज़ें, थोड़ा देखना, मज़ा बहुत आने वाला है, सही बात ऐसी। अच्छा, अगर मैं यहाँ से आपको फिर जस्टिफाई करूँ चीज़ें, तो आप देख सकते हो मैंने अगेन शुरुआत का पैरामीटर ये उठाया कि टारगेट सेगमेंट के अनुसार ही कॉस्टिंग होती है। बात खत्म कर देते हैं ना, टारगेट सेगमेंट बोले तो मार्केट सेगमेंट, मतलब कौन सा कस्टमर अपना टारगेट है, उसके अनुसार कॉस्ट मैनेजमेंट होता है। तो कॉस्ट इज, मतलब कॉस्ट इज जस्ट वन ऑफ द फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस द प्राइस, राइट? एंड पीपल बाय थिंग्स अकॉर्डिंग टू परसेप्शन एंड नॉट ऑलवेज कॉस्ट। तो कॉस्ट कॉन्शियसनेस किस में है और किस में नहीं है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू दैट कॉस्ट इज जस्ट वन ऑफ द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स फॉर प्राइस। ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट विच वॉज फोकस्ड ऑन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, और उस टाइम पे ना वो जनरल मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें होती थी तो ऐसा ही होता था, राइट? और अगर हम इसी तरीके से जाते तो लिंट और फरारी तो इस प्लानट पे होता ही नहीं ना, बोलते कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, राइट? तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारा जो फोकस है, ठीक है ना, पहले सिर्फ क्या था, वॉल्यूम बेस्ड कॉस्ट ड्राइवर्स होते थे, यानी बोला इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ गया, बस शांति, क्योंकि अब सस्ता हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ाओ, कम पे करो, नाचो, ऐसे था। अब भी ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है ना? अभी चीज़ें चेंज हो, क्योंकि आपको भी समझता है इतना, ठीक है ना, आप तो होशियार है, राइट? मैं तो फिर भी कम हूँ, मैं तो ऐसे ही मानना है, आप तो बहुत होशियार है, ठीक है ना? सो बाय रबिंग ऑल्सो आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट व्हाट वी डिस्कस। तो हम क्या बोल रहे हैं, हमारी तीन बातें थी, स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस एंड वैल्यू चेन एनालिसिस। कॉस्ट ड्राइवर भी दो थे, स्ट्रक्चर एज वेल एज एग्जीक्यूशनल, और आप अगर पोजिशनिंग की बात करें तो पोजिशनिंग के अंदर आपके पास में 4 फैक्टर्स थे, विच वॉज व्हाट टाइप ऑफ कस्टमर, प्रोडक्ट का क्वालिटी, कस्टमर का सर्विस और कॉम्पिटिशन कैसा है। तो ये सब चीज़ें आपको डिटरमाइन करेंगे आपको कैसे पोजिशन करना है,
दो टाइप के ड्राइवर्स हैं, बट दे शुड फॉल इन द वैल्यू चेन. वैल्यू चेन इज अगेन अ लेंदी टॉपिक, अभी नहीं डिस्कस हुआ है पूरा, लेकिन एक जिस्ट दिया. जिस्ट देने के पीछे रीजन क्या था, मैं चाहता था आप लोगों को ढंग से समझ में आए व्हाट दिस मैन इज ट्राइंग टू से. ठीक है, एज अ डेमो एंड एज अ वेरी वैलिड डेमो, जहाँ पे पेपर पैटर्न और ये सब डिस्कस ना करके सीधे कॉन्सेप्चुअल डेमो दिया है. तो मुझे लगता है कि एज अ डेमो दिस इज अ गुड टाइम टू वाइंड इट अप, क्योंकि मैं फालतू का टाइम वेस्ट भी नहीं किया है और यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है. एंड टू सी एज अ टाइम 1 hour and 5 minutes, this suffices as a very good demo. So I think we have discussed the things that we wanted to discuss. and ये एक परसेप्शन दिया है मैंने आपको. प्रैक्टिकल चैप्टर्स जो है उसमें भी आपको कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि देखो वो कराना तो सबसे आसान होता है. ठीक है ना, प्रैक्टिकल तो हर टीचर अच्छा ही कराता है और हर स्टूडेंट को समझ में भी आता है. तो हम इतना करके आए हैं, CW में इतना पढ़ाया है, पीछे भी इतना कॉस्टिंग पढ़ाया है, तो वो सब कोई इशू नहीं है. इशू क्या है, इशू सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि हम आपको जो बाकी एलिमेंट्स हैं जहाँ पे आपकी केस स्टडीज आएंगी वो ख़राब ना हो, प्लस इन फ्यूचर कैसी केस स्टडीज आएंगी उसकी तैयारी, क्या कॉन्सेप्ट है और क्या फाइंड करते हुए कैसे अप्लाई करते हैं उसकी तैयारी, प्लस ल्यूसिड फ्लो ऑफ द कॉन्सेप्ट, जहाँ पे आपको एक दूसरे के अंदर इंटरट्वाइन होकर कॉन्सेप्ट समझ में आए, ताकि आप एक के साथ दूसरा तुरंत झट याद आना चाहिए. जैसे अगर मैंने आपको बोल दिया स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग, तो आप बोलेंगे कि हाँ कॉस्ट ड्राइवर डिसाइड होंगे इस बेसिस पे. एंड देन जब कॉस्ट ड्राइवर की, तो आप बोलेंगे कि वैल्यू चेन एनालिसिस साथ में देखना पड़ेगा. अगर आप ये सब चीजें साथ में नहीं बोल पा रहे, तो देन वहां पे मेरी हार होती है एज अ टीचर, और ठीक है, और आपकी हार होती है एज अ स्टूडेंट. राइट, सो दैट इज व्हाट वी नीड. और ऑफ कोर्स अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि क्लास यूट्यूब पे तो अवेलेबल होगी ही होगी. ठीक है, कमेंट कर देना. और हाँ, अगर आपको कोई भी ऑर्डर्स वगैरह देने हैं, कुछ भी करने हैं, तो उसका जो एक सही नंबर होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से व्हाट्सएप नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है. तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर रहेगा, जो यहाँ पे सारी इंक्वायरीज जाती हैं, सब कुछ होता है, और वो रहेगा 6375030287. एंड ऑफ कोर्स देयर वुड बी नो बोले तो नो मीन्स नो वेबसाइट्स. ठीक है ना, नो वेबसाइट्स. हाँ, अगर आप थर्ड पार्टी वेबसाइट से ले रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल जो फ़ायदेमंद चीज़ मिलेगी वो आपको वो इधर से ही मिलेगी. ऑल्सो जो भी हमारे से डायरेक्ट क्लासेस लेते हैं उनके लिए लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इज अ पार्ट ऑफ द क्लास. ठीक है, जो कि हम एंड में देते हैं हर किसी एग्जाम के लिए. ठीक है ना, तो CA फाइनल का जो लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा फॉर स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड PE, दैट वुड बी देयर. ऑल्सो इन द वेरी फर्स्ट क्लास आई वुड ऑल्सो वांट टू इन्फॉर्म यू दैट आप, अब क्या होता है ना, इसमें कई लोग हमसे ले लेंगे क्लासेस अभी और 2 या 2.5 साल या 3 साल बाद अटेम्प्ट है. ठीक है ना, तो हम यहाँ पे इसमें एक ना 2 years वैलिडिटी का ऑप्शन भी देंगे, जो कि बहुत एक्सपेंसिव नहीं होगा और आप ले सकते हैं क्लासेस को. लेकिन जो लिस्ट होंगे ना, लिस्ट के लिए आपको अटेम्प्ट स्पेसिफाई करना पड़ेगा. हम लिस्ट ना डायरेक्टली आपको इशू नहीं करेंगे. यू जस्ट हैव टू स्पेसिफाई योर ID कि मैंने इस ID से क्लासेस लिया था, ये सब कुछ है, और मैं ये वाला अटेम्प्ट दे रहा हूँ, तो मुझे प्लीज़ उसका लिस्ट दीजिएगा, क्योंकि लिस्ट एक ही होगा और एक बार ही फ्री में मिलेगा. तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे प्लीज़. जो भी हमारे से डायरेक्ट क्लासेस लेंगे ये उनके लिए है. आप अगर थर्ड पार्टी से जाके लेते हैं तो वहाँ पे डिफाइंड होगा कि वहाँ से क्या क्या मिल सकता है और क्या क्या मिलेगा. तो उनके जो लीफलेट होगा उसे ध्यान से पढ़ना, उसमें लिस्ट अगर नहीं है तो नहीं मिलेगी, और अगर उसमें लिस्ट है तो उसमें से भी लिस्ट मिल जाएगी. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट. और हाँ, आगे जब कंटिन्यू करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें और भी डिस्कस होंगी रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू दिस वैल्यू चेन एनालिसिस. नाउ दिस हैज़ बीन अ वेरी गुड डे एंड आई थिंक मेरे को बहुत मज़ा आया. मतलब है ये फाइनल को पढ़ाना इज़ अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर, एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग ये वाला फ्लो वाला जो मज़ा है ना. मतलब मुझे पता है आप लोगों से बात कर रहे हैं ना, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ वो हो जा रहा है साथ साथ दिमाग में, टक 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 टिक 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 वो हो रहा है. तो वो मुझे लगता है ऐसा फील हो जाता है. ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट इज ऑलवेज बिन देयर, एंड सी यू अगेन. बाय बाय.